अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ बटर कप का 5th एपिसोड लेकर और इसकी मुसन्निफ़ा है माहिरा खान। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। वो खोए खोए से अंदाज में ब्लैंकेट ओढ़े सोफे पर बैठी थी। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान भटक भटक कर जरी की सिमत ही जा रहा था। उसके फ़ोन में ज़ैम का नंबर था, लेकिन उस कॉल करने के लिए उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिरी मुलाकात में भी ज़ैम ने उससे काफ़ी सख्ती से बात की थी। शायद वो उसे ज़रीर का एक एंटी फैन समझ रहा था। वो डर रही थी कि कहीं ज़रीर के गोली लगने की वजह भी वो उसे ना समझ रहा हो। सुजैन फ़ोन से कान लगाए परेशानी की हालत में अपने दोस्तों से बात कर रही थी। सारी सोशल मीडिया ऐप्स पर सिर्फ ज़रीर कादिर का नाम जगमगा रहा था। न्यूज़ चैनल्स पर भी खबरें शाया की जा रही थी। उसका सर दर्द से फटने लगा था। ब्लैंकेट हटाकर उठते हुए वो टीवी बंद करने का इरादा रखती थी, तभी साइड पर रखा हुआ उसका फ़ोन बज उठा था। उसने चौंक कर स्क्रीन पर ब्लिंक होते हुए नंबर को देख रही थी। वो उस नंबर को नहीं जानती थी। उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया जो मुस्तकिल बज रहा था। ग्रीन बटन स्लाइड करके उसने कान से लगा लिया था। हेलो, ज़रीर सर का मैनेजर बात कर रहा हूँ। उसकी भारी आवाज़ सुनाई दी तो फ़ोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा था। उसका दिल धड़कने लगा था, कहीं वो उस पर केस फाइल करने को तो नहीं कह देगा। क्या हॉस्पिटल आएंगी आप? उसका इस्तफसार उसे हैरानगी में डाल गया था। मैं हॉस्पिटल? ज़रीर सर के कहने पर पुलिस को आपके मुतालिक नहीं बताया गया है, लेकिन कल के हादसे के लिए मुझे आपसे कुछ सवालात करने थे। क्या आप आ सकती हैं? मैं कुछ देर तक पहुंच जाऊंगी, मनल ने घड़ी पर वक्त देखते हुए कहा था। ऑल राइट, मेन एंट्रेंस पर रिपोर्टर्स और गार्ड्स की वजह से आपको अंदर आने में मुश्किल होगी। मैं गार्ड्स को भेज रहा हूँ, वो आपको बैक डोर से ले आएगा। तकियों के सहारे टेक लगाए बैठे वो हाथ में टेबलेट पकड़े बैठा था। कुछ देर पहले कादिर हुसैनी और बेला उससे मिलने आए थे। हमेशा की तरह कादिर हुसैनी का यही जोर था कि वह अपनी जिद छोड़कर उनके साथ मेंशन चले। इस दफ़ा उसने उनके साथ कोई बहस नहीं की थी। उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह उनके साथ फिर वही गुफ्तगू करता, इसलिए खामोश रहकर उनकी हर बात सुनता रहा था। उनके जाने के बाद एजेंसी के अदाकार और दूसरे लोग भी उसकी खैरियत को पूछने आते रहे थे। फिर पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद अब वो कुछ देर के लिए रिलैक्स हुआ था। अंगूठे से स्क्रॉल करते हुए वो सारी पोस्ट देख रहा था जिनमें उसके फैंस ने उसके लिए पैगामात लिखे थे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। कम इन। वो उस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता था, सिर्फ अकेला रहना चाहता था, लेकिन न चाहते हुए भी इजाज़त दे डाली थी। उसकी तवज्जो टैबलेट पर रही थी, तभी कोई दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ था। ज़रीर की नज़रें पहले नवारिद के पैर पर गई थी। उसके पैर सिया जोगर्स में कैद थे। वाइट कलर की टखनों तक आती फ्रॉक पर डेनिम की मिनी जैकेट पहने, हाथों में ट्यूलिप फ्लावर का बुके पकड़े वो उसे हैरानगी में डाल गई थी। उसे बिल्कुल भी नहीं यकीन था कि वो आ जाएगी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसके नज़दीक आते हुए उसने बुके उसके जाने बढ़ाते हुए पूछा था। अब ठीक है, बुके लेते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा था। इस बार हमारी मुलाकात किसी रोड पर नहीं हुई, बल्कि हॉस्पिटल में हो रही है। वो उसे गुजरी बातों को हवाला दे रहा था। इसी का नतीजा है। वो कमरे में जा बजा रखे काफ़ी सारे फूलों के गुलदस्ते को देखते हुए शाने उसका कर बोली, बैठ जाओ। ज़रीर ने फूलों को चेहरे के करीब करके उनकी खुशबू महसूस करते हुए कहा तो बेड के पास रखी हुई चेयर घसीट कर बैठ गई। डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? कितना वक्त है तुम्हारे पास? उसके अंदाज में मसनूई अफसोस, फिक्रमंदी और दुख था। काफ़ी वक्त है, बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारने वाला हूँ, इतनी आसानी से इस दुनिया की जान नहीं छोड़ूंगा। हमारी बुरी किस्मत, गर्दन पर गोली खाकर भी बच गए। वैसे मैं क्यूरियस हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़कर भागी क्यों नहीं? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे वहीं जख्मी हालत में छोड़कर चला जाता। मेरी जगह अगर कोई भी होता तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करता। दुनिया में अभी अच्छे लोग ख़त्म नहीं हुए हैं, तुम्हें बस अपने नज़रिए को ठीक करने की ज़रूरत है। ज़ैम ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? शुक्र है, इस बार तो कुछ नहीं कहा। उस नक्सड़ी इंसान का नंबर मेरे फ़ोन में था, लेकिन मैं कॉल नहीं कर पा रही थी कि कहीं वो आगे से मुझे फिर से डांट कर ये ना कह दे कि वो मुझ पर केस करने वाला है। तुम पर केस क्यों करेगा? वो बेसाख्ता ही हंसा था, क्योंकि इस वक्त मौके पर सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ थी ना। ये बात सिर्फ तुम्हें, मुझे और ज़ैम को ही पता है। क्या मतलब? उसे ज़रीर की बात समझ नहीं आई थी। सोशल मीडिया नहीं देखा तुमने? फ़ोन देखने का ख्याल ही नहीं आया। मैं तो बस इस फिक्र में थी कि तुम बचोगे, ये तुम पर फातिहा पढ़नी पड़ेगी। ज़रीर ने पास पड़ा टैबलेट उठाया, पासवर्ड एंटर किया, फिर कुछ स्क्रॉल करने के बाद उसकी जानिब बढ़ा दिया था। मनल ने पहले उसे देखा, फिर उसका बढ़ा हुआ हाथ और टैबलेट पकड़ लिया।
वो जो स्क्रॉल करके तस्वीरें देखती जा रही थी, उसके चेहरे के तासुरात भी बदलते जा रहे थे। वो बात कहते कहते रुक गई, चेहरे पर उलझन दिखाई देने लगी थी। ज़हर को मालूम था वो क्या पूछने लगी है। मेरी पिक्चर्स तुम्हारी एजेंसी ने ब्लर कर की हैं? नहीं, उन्हें जिसने भी अपलोड किया है ये काम उन्हीं का है। वो इसके चेहरे के तासुरात बगौर देखते हुए मुतमईन सा बोला। शायद वह हमलावर रहमदिल हो और उसे मुझ पर रहम आ गया हो कि मेरी और उससे कोई दुश्मनी ही नहीं, तो फिर वो क्यों मुझे तुम्हारे साथ बदनाम करेगा? हो सकता है वो बाद में रियल तस्वीर अपलोड करके तुम्हें बदनाम करने का इरादा रखता हो। ऐसा तो मत कहो, मेरी नेकी का मुझे ये इनाम मिलेगा क्या? वो कुछ नाराज़ दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट से साफ लग रहा था कि वो महज उसे तंग कर रहा है। सच बताओ, मुझे कहीं कोई मसला तो नहीं होगा ना? वो कुछ परेशान लग रही थी। देखो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ ना ठीक से, सिर्फ इंसानियत के नाते ही तुम्हारी मदद की थी मैंने। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ बिल्कुल भी नहीं आएगा, और अगर आया तो ये तुम्हारे लिए इजाज़ की बात होगी कि ज़रीर कादिर के साथ तुम्हारा स्कैंडल बना है। उसने हाँ कहकर हाथ झलाया। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जिसका कोई स्कैंडल बने और उसे सॉर्ट आउट करने के लिए मेरी पूरी टीम बैठी हो। और रही एजाज़ की बात, मुझे नहीं चाहिए ऐसा एजाज़। रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था सिर्फ। मजाक तुम पर सूट करता है? उसने तुनक कर पूछा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बार मेरी जान बचाकर तुमने मुझे अपना कर्जदार बना लिया है। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे खुशी होगी। उसका अंदाज़ किसी भी बनावट से पाक था, ना शरारती सा, ना छेड़ने वाला। वो हकीकत में खुद को उसका एहसानमंद महसूस कर रहा था। सच कह रहे हो? मनल ने आबरू भेजते हुए उसके तासुरात जांचने के। वो मजाक तो नहीं कर रहा? आजमा लो। उसकी शहद रंग आंखें चमक रही थी। मनल का दिल धड़कने लगा था। वो उसी लम्हे के इंतज़ार में थी कि ज़रीर उससे इस किस्म की बात करे। ये सुनहरी मौका उसे फिर नहीं मिल सकता था, लेकिन कहते हुए वो झिझक रही थी। वैसे मुझे एक काम है तुमसे। गाल पर झूलती हुई लट को कान के पीछे करते हुए वो झिझक कर बोली। कैसा काम? वो पूरी तरह उसकी जानी मुतवज्जा हुआ। कोराए। उसने सिर्फ एक नाम लिया था। कोराए? उसने नासमझी से मनल को देखा। वो तुम्हारी एजेंसी का ही एक्टर है ना, तुम जानते हो उसे? हाँ, मैं जानता हूँ उसे, मेरी एजेंसी में ही होता है। क्या तुम मुझे उसका ऑटोग्राफ ला कर दे सकते हो प्लीज़? वो मुझे बहुत पसंद है। उसकी एक्टिंग इतनी कमाल की है कि क्या बताऊँ तुम्हें। उसकी पुरजोशी देखने वाली थी। सियाह आंखों में रोशनियाँ जल रही थी और चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे कोई बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी होने वाली हो। ज़रीर का चेहरा सपाट था, शफाफ पेशानी पर एक भी बल नहीं था। वो उसे देख रहा था, बस देखे जा रहा था ज़ब्त से। उस लड़की को ज़रीर के अलावा सब में ही दिलचस्पी थी। सब ही अच्छे लगते थे, सब पर ही उसे क्रश था, सिवाय ज़रीर बिन कादिर के। तुम्हें कोराए पसंद है? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई जलन और नागवारी को मनल ने महसूस नहीं किया था। वो किसे नापसंद हो सकता है? कोराए जैसे इंसान तो सबके फेवरेट होते हैं। तुम्हारा भी फेवरेट है? बहुत ज़्यादा। मैंने तुम्हें एक गोल्डन ऑफर की है, तुम एक दफ़ा फिर सोच लो। तुम मुझसे कुछ बहुत बेहतरीन भी मांग सकती हो। तुमसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कोराए से उसका ऑटोग्राफ मांगूंगा? वो कराहते हुए सोच रहा था। वो भी हकीकत में वैसा नहीं है जैसा किरदार वो ड्रामों में करता है। उसने एक दफ़ा फिर कोशिश की थी किसी तरह उसका इरादा बदलने में कामयाब हो जाए। वो असल में भी इतना ही पोलाइट और खुश इखलाक है। तुम्हें कैसे पता? उसके पूरी यकीन से अंदाज पर वो उसने आबरू उचका कर पूछा था। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इतना एक्टिव रहता है, अपने फैंस को रिप्लाई भी करता है, और उसके सेट की ऑफ शूटिंग वीडियोस भी कितनी सारी हैं जिनमें वो अपने साथी एक्टर्स और स्टाफ से कितने दोस्ताना अंदाज में मिल रहा होता है। मेरे पास उसकी इतनी सारी वीडियो, मैं ला दूंगा उसका ऑटोग्राफ। कोराए नामा बंद करने को वो बेसाख्ता ही हामी पर गया था। सच में? मनल को यकीन नहीं आ रहा था। क्या तुम सच में ला दोगे? ला दूंगा, बज़ाहिर मुस्कुराते हुए, लेकिन वो दांत पीसते हुए बोला था। दरवाजे पर दस्तक देते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था। एक नज़र हॉस्पिटल के लिबास में नीम दराज ज़रीर को देखा, दूसरी नज़र मनल पर डाली जो चेयर पर बैठी थी। उसके हाथ में ज़रीर का टैबलेट था। उसके इंस्टाग्राम पर उसका ऑफिशियल अकाउंट खुला हुआ था, जिसे उंगली से स्क्रॉल करते हुए वो उसकी फीड देख रही थी। खुशकिस्मत हो तुम, इतने लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन तुमने अभी तक अपनी पिक्चर्स पोस्ट क्यों नहीं की? सिर्फ एक स्टोरी लगाई थी अपनी खैरियत की। उसका अकाउंट खंगालने के बाद वो उससे दरियाफ्त कर रही थी। मैं नहीं चाहता लोग मुझे इस हालत में देखें। वो शाने उचका कर बोला।
यही तो वक्त है सिंपति लेने का, मनल ने बोलते हुए पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। इतने सारे फूल पड़े हैं यहाँ, इनकी पिक्चर्स ही डालकर उन लोगों का शुक्रिया अदा कर दो जिन्होंने ये भेजे हैं। मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है। इसे दिखावा करना नहीं कहते मिस्री शहजादे। तुम्हारे फैंस तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। तुम्हें उन्हें बताना चाहिए कि तुम ठीक हो और उनकी फिक्रमंदी पर उनके शुक्रगुजार हो। मनल ने जब ज़ैम को वहाँ देखा तो उसकी जानी मुतवज्जो हुई। तुम कैसे मैनेजर हो, इसे अच्छे मशवरे क्यों नहीं देते? मैंने इन्हें कहा था पिक्चर्स पोस्ट करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। ज़ैम ना चाहते हुए भी सफाई पेश की थी। तुम एक्टिव नहीं रहते हो ना, इसलिए तुम्हारे फॉलोवर्स कोराई से कम हैं। तुमने कोराई का अकाउंट देखा है? कितने मिलियन उसके। ज़ैम, वो सारे फूल उठाकर मेरे बेड के पास रख दो और फोटोग्राफर्स को बुलवाओ मेरी तस्वीर लेने के लिए। मनल की बात काटकर वो अचानक ही बोल पड़ा था। फोटोग्राफर्स को बुलाने की क्या ज़रूरत है, मैं ले देती हूँ तुम्हारी पिक्चर्स। वो टैबलेट साइड टेबल पर रखते हुए उठ खड़ी हुई थी, चेयर को साइड पर किया था, फिर आसपास पड़े हुए सारे गुलदस्ते उठाकर उसके आसपास रखने लगी। आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? ज़ैम ने उससे पूछा। हाँ ले आओ, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली। कॉफ़ी मत ला कर देना इसे, स्ट्रॉबेरी शेक लेकर आना। मुझे शेक पसंद नहीं, ज़री के मना करने पर उसने फ़ौरन कहा था, लेकिन ज़री ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ ज़ैम को आंखों का इशारा से शेक हिलाने को कहा था। वो सर हिलाते हुए चला गया। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? गुलदस्ते सेट करने के बाद उसने पूछा। मेरे फ़ोन का रिजल्ट अच्छा नहीं है, अपना फ़ोन दो मुझे। ज़री ने बिना कुछ कहे साइड टेबल पर पड़ा हुआ फ़ोन उठाया था, लॉक खोलकर उसकी जानी बढ़ा दिया था। वो बैक कैमरा ऑन करते हुए पहले जाकर खिड़की के सारे पर्दे एक तरफ हटाने दी गई थी। सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई थी। फिर बेड से थोड़ा दूर जाते हुए उसकी तस्वीर खींचने लगी। उसके बाजू में मनल का लाया हुआ गुलदस्ता था। जहन में मुख्तलिफ फूलों की खुशबू ने बसेरा कर लिया था। होठों पर एक मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसके एहसास से शरीर का दिल अनजान था। इस मुस्कुराहट की नरमी को उसने आज पहली दफ़ा महसूस किया था। अब इन्हें पोस्ट कर दो, लेकिन कैप्शन में कुछ ढंग का लिख देना। मनल ने आज पहली दफ़ा उसका पूरा अकाउंट चेक किया था। कई दिनों के गैप से डाली गई कुछ तस्वीरें थी, वो भी हर तरह के कैप्शन से पाक। तुम कर दो पोस्ट। जरीर ने उसका बढ़ाया हुआ फ़ोन का हाथ थामा नहीं था, सर पीछे तकिए से टिकाए हुए बोला। मैं करूं? उसने तसल्ली करने के लिए फिर से पूछा। जब तस्वीरें ले सकती हो तो पोस्ट करने में क्या बुराई है? उसकी बात सुनते ही उसने चंद लम्हे सोचने में लगाए थे, फिर शाने उचकाते हुए दोबारा चेयर करीब करते हुए बैठ गई थी। ये वाली देखो या ये वाली? फ़ोन उसके करीब किए अब वो उसकी राय मांग रही थी। तुम्हें जो ठीक लगती है वही कर दो। सही गुरूर करता है ये खुद पर, जख्मी होने के बावजूद भी इतना फ्रेश और प्यारा लग रहा है। मनल ने वो अल्फाज बोलने की गलती नहीं की थी, बस सोच कर ही रह गई थी। कुछ देर में वो वापस आ चुका था। एक ठंडा ठार डिस्पोजल टिश्यू में लिपटा हुआ मिल्क शेक का ग्लास लाकर साइड टेबल पर रख दिया था। उस हमलावर को आपने देखा था क्या? उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कुछ भी, मामूली सी बात भी? उसकी सियाहुडी उल्टे हाथ पर दिल की तरफ, वो जहन पर जोर देते हुए याद करते हुए बोल रहा था। कुछ बना हुआ था उस पर, शायद कोई ड्रैगन था। ड्रैगन जैसे पुरानी चीनी कदीम तारीखों में होते हैं। उसके अलावा वो फ़ोन का नोटपैड खोले उसके बाद नोट डाउन कर रहा था। उसकी आंखें जितनी सर्द और सपाट थी इतनी ही खूबसूरत। मैंने इतनी हसीन नीली आंखें किसी की नहीं देखी। वो मुतासिर कुन से अंदाज में बोल रहा था। नीली आंखें और सुर्ख ड्रैगन, वो दो चीज़ ऑन ज़ईम के जहन पर नक्श हो गई थी। उन दोनों की बातों से बेनियाज ज़रीर के फ़ोन पर कब्जा किया। अब वो उसकी तरफ से पिक्चर्स पर आए कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी। ज़ईम ने गहरी नज़रों से उसके हाथ में मौजूद ज़रीर के फ़ोन को देखा था। वो कैफ़े जाने के लिए निकल रही थी। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, तभी लिफ्ट के दरवाजे खुले हुए थे। तुम आ गए वापस? लिफ्ट से निकलने वाले शख्स को देखकर उसकी खुशी और हैरानगी दीदनी थी। सिर्फ 2 दिन के लिए वो गया था और मनल को लगा था जैसे सदियों बाद उसकी शक्ल दिखाई दी हो। घर सेल हो गया तुम्हारा? हो गया है। जांगवान ने उसे हेलो नहीं कहा था, उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया था। मनल की मुस्कुराहट हल्की सी सिमटी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने जांगवान का हाथ थाम लिया था। वेलकम। साथ ही ऑफिशियली उसे इस बिल्डिंग में खुश आमदीद कहा था। थैंक यू। किस लिए? उसके मजबूत हाथ का नरम सा लम्स महसूस करते हुए उसके दिल में गुदगुदाहट सी हुई थी। आहिस्ता से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए पूछा, फेवर देने के लिए? इट्स नॉट अ बिग डील। लापरवाह से अंदाज में हाथ चलाया। अब तो हम पड़ोसी बन चुके हैं, क्या अब भी दोस्त नहीं बन सकते?
जांगवान ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी सियाह आंखों में देखा था। फिर बिना कुछ कहे अपने अपार्टमेंट की तरफ रुख मोड़ते हुए लॉक खोलकर दरवाज़ा खोल दिया था और हैंडल पर हाथ रखे ही उसे आबरू के इशारे से ही अंदर आने के लिए कहा था। क्या वो उसकी दोस्ती की फरमाइश को कबूल कर चुका था? वो खुशगवार सी हैरत में घिरी थी। गुदगुदाहट का एहसास सुरूर से बदलने लगा था उसके अंदर। दाखिल होने के बाद वो भी अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर गया था। हर तरफ बड़े बड़े से खाकी रंग के कार्टन्स पड़े हुए थे। जांगवान ने पहले ही अपना सामान वहाँ पहुँचवा दिया था। सामान तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी घर सेट करने में तुम्हें वक्त लग जाएगा, और घर सेट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए उसके बैठने के लिए जगह बना रहा था। तुम ऐसा करो, फिर अपना घर 2 दिन के लिए मेरे हवाले कर दो, मैं इसे अपने तरीके से सेट कर दूंगी। जांगवान ने बेइख्तियारी उसे देखा था, जो अब उसकी तरफ से बेनियाज पूरे घर को देख रही थी और जहन में सारी सेटिंग तरतीब दे रही थी। क्या कौन सी चीज़ उसे कहाँ रखनी थी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसकी खामोशी पर मदन ने उससे पूछा था। उसे लगा शायद वान को उसका इतना दिलचस्पी लेना पसंद नहीं आया होगा, लेकिन वो कुछ कहने के बजाय खामोशी से चलता हुआ उसके नज़दीक आया था और जेब में से घर की चाबी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी थी। जिसे आपको पसंद हो वैसे ही सेट कर दें। मनल ने एक नज़र उसके बढ़ाए हुए चाबी को देखा था और फिर हाथ बढ़ाकर उसकी चाबी ले ली। वो पल पल उसे हैरान कर रहा था, पल पल उसके जहन पर सवार हो रहा था। घर की ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदनी है, आप लिस्ट बना लीजिएगा, मैं मार्केट से ले आऊँगा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम्हें कहाँ आइडिया होगा इन चीज़ों को खरीदने का? वैसे मिसेस सुमा के पुराने किराएदार ने घर को अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है, पेंट वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लिए कर्टन्स लाने पड़ेंगे। वो पूरे घर में घूमते हुए चीज़ों पर तबसरे कर रही थी और वो बस खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। गोल्डन स्टार एजेंसी के बड़े से सिक्योरिटी रूम में नीम तारीकी सी थी। नाइट शिफ्ट पर मामूर वर्कर्स स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। एक दीवार पर बड़ी बड़ी सी स्क्रीन्स नस्ब थी जहां एजेंसी के मुख्तलिफ हिस्सों की फुटेज शो हो रही थी। उन सबसे बेनियाज कदरे कोने में एक बड़ी सी मेज पर मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई थी। पीछे दीवार पर एक वाइट बोर्ड लगा हुआ था जिस पर सुर्ख मार्कर से कुछ बेरब्त सी लाइन्स खींची गई थी, कुछ तस्वीर लगी हुई थी। वो मेज की सतह से टेक लगाकर खड़ा था। ब्लैक ड्रेस पैंट पर सिर्फ वाइट ड्रेस शर्ट पहन रखी थी जिसके कफ कोहनियों तक पलट कर रखे थे। कोट और टाई चेयर पर पड़े थे। सपाट से चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। हाथ में फाइल लिए दूसरे हाथ में मौजूद पेन से वो उस पर कुछ हाईलाइट कर रहा था। नंबर 4 यानी मौत। इसका मकसद तो वाज़ेह है, लेकिन जब वह ज़रीर सर को कत्ल ही करना चाहता था तो फिर ये गेम खेलने की कोशिश क्यों कर रहा है? या फिर उसका इरादा कत्ल करने का नहीं, सिर्फ जहनी अज़ियत देने का है? वो खेल रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, उलझा रहा है, लेकिन क्यों? आज भी उसका इरादा कत्ल का नहीं था। उसकी गोली गर्दन को सिर्फ छू कर गुजरी थी और उसे ये नहीं कहा जा सकता कि उसका निशाना चूक गया। उसने जानबूझकर सिर्फ तकलीफ देने की कोशिश की। क्या वो सिर्फ एक ही शख्स है या इसके पीछे पूरा गिरोह है? मैं कैसे इस तक पहुंचूं? उसने कराहते हुए उन उंगलियों से अपनी पेशानी को मसला था जिनमें पेन दबा हुआ था। फिर फाइल को मेज पर डालकर फ्रिज में से एनर्जी ड्रिंक का कैन निकाल कर ले आया था। 2 बज गए हैं ओनज़ेम, घर नहीं जाना तुम्हें? नाइट शिफ्ट करने वाले साथी ने उससे दरियाफ्त किया था। ज़रीर कादिर का मैनेजर बनने के बाद वो कभी कभार ही वहाँ आता था, वो भी तब जब उसे कोई बहुत ज़रूरी काम होता था। आज यही हूँ, उसने कैन लबों से लगाते हुए संजीदगी से जवाब दिया था। अगर कुछ मदद चाहिए हो तो बताना। उसकी बिखरी हुई मेज़ को देखते हुए जैन ने दोस्ताना से अंदाज में कहा तो उसने असबात में सर हिलाया। ड्रैगन, नीली आंखें, सियाह हुडी। वाइट बोर्ड पर वो 2 अल्फाज ज़रा वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखे हुए थे। कुछ डिकोड कर रहे हो क्या? उसके हाथ में कॉफ़ी का भाप उड़ाता हुआ मग था। वो बोर्ड को देखते हुए उससे पूछ रहा था। एक शख्स की तलाश में हूँ। क्या पता चला है अब तक उसके मुतालिक? उसके इस्तफसार पर सैम ने टेबल की जानिब इशारा किया तो फिर मग टेबल पर रखते हुए वहाँ बिखरे सफ़ात वगैरह को देखने लगा। क्या ज़रीर सर की किसी के साथ कोई दुश्मनी रह चुकी है माजी में? मैं उनसे पूछ चुका हूँ, वो इनकार कर रहे हैं। क्या ये कोई एंटी फ़ैन हो सकता है? मालूम नहीं कौन है और क्यों अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। जैम ने हेडफोन्स उठाकर उसे दिए थे। जिसने थामते हुए उन्हें पहना तो उसने ज़रा झुकते हुए लैपटॉप को अपने सामने किया था। फिर कुछ देर बाद उसके हेडफोन्स में एक आवाज़ गूंजने लगी। तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो ज़रीर बिन कादिर, तुम्हें मरना होगा बहुत जल्द। मैं तुम्हारी जान अपने हाथ से लूँगा।
फ़ोन करके वो इसी तरह की मुख्तसर बात करता है। वो बार बार प्ले करके उसकी आवाज़ सुन रहा था, एक भारी संजीदा सर्द सी आवाज़। क्या ये मुमकिन है कि उसने किसी तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ को बदला हो? उसके पूछने पर सैम ने शाने उचकाए। मैं काफ़ी दिनों से कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा। पिछले दिनों जिस गाड़ी ने जरीर सर की गाड़ी को हिट किया था, उसके बारे में भी कुछ मालूम नहीं हुआ है। जिस शख्स के नाम पर वो गाड़ी थी, उसने कहा था कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी। पुलिस कंप्लेन भी की थी उसने। हाँ, मुझे याद है, तुमने उस गाड़ी की नंबर प्लेट की डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा था मुझे। उन्होंने जाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था और नंबर भी वही रखा था, DRG 4444। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हमें मालूम हो जाए कि वो काम भी उसी का है। DRG यानी ड्रैगन? जैन ने कुछ चौंकते हुए बेसाख्ता कहा था। उस तक पहुंचना मेरी अना का मसला बन चुका है। जब तक वो इंसान मेरे सामने नहीं आएगा, मुझे चैन की सांस नसीब नहीं होगी। परेशान मत हो, कोई कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई क्लू छोड़ ही जाता है। तुम्हें बस उसे तलाश करने की ज़रूरत है, और फिर इतने वाज़ेह सबूत तो तुम्हारे सामने हैं। नंबर 4, ड्रैगन और नीली आँखें। बस मोहतात रहो, कहीं ना कहीं उनके मुताबिक तुम्हें कुछ मिल ही जाएगा। उसके तसल्ली देने वाले अंदाज पर वह गहरी पुरसोच नज़रों से वाइट बोर्ड को देखने लगा। ब्लैक हाई नेक पर उसने लेदर की जैकेट पहन रखी थी। हाई नेक की वजह से उसकी गर्दन की सफ़ेद पट्टी छुप गई थी। कुछ देर में उसे शूट के लिए निकलना था, लेकिन तभी अपने ही फ्लोर पर बने एक रूम का दरवाज़ा धड़ से खुलते ही वह अंदर दाखिल हुआ, जहाँ एक उसकी ही उम्र का ताइवानी लड़का हाथ में स्क्रिप्ट लिए कमरे में यहाँ से वहाँ चलते हुए अपने डायलॉग्स देख रहा था। ट्राउज़र शर्ट पहने, कानों में हेडफोन्स लगाए, उसने चौंक कर जरीर को आते हुए देखा था, जिसने बिना इधर उधर देखे उसकी जानिब बढ़ते हुए एक मुक्का उसके नाक पर रसीद किया था। वो उसके लिए तैयार नहीं था, सीधा पीछे रखे सोफे पर जा गिरा था। व्हाट द हेल इज दिस मैन? नाक को छूते हुए वो दर्द और नासमझी से उसे देखकर चीखा, जो उस पर ध्यान दिए बिना उसकी टेबल पर रखे पेन और नोटबुक को उठाकर उसके सामने आया था। ऑटोग्राफ दो अपना। पेन नोटबुक उसके सामने बढ़ाते हुए उसने तंदही से कहा था। ऐसा कौन ऑटोग्राफ मांगता है? तुम प्यार से कह देते तो तुम्हारे साथ में सेल्फी भी ले लेता। वो असहद बुरा मान गया था। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, साइन करो अपने। कर रहा हूँ साइन, नाम तो बताओ किसका? जरीर बुरी तरह चौंका था। जिसके लिए ऑटोग्राफ ले रहे हो, इतना तो मुझे भी मालूम है कि तुम अपने लिए नहीं ले रहे हो। साइन कर रहे हो या? उसने मुक्का मारने के लिए दोबारा हाथ उठाया ही था कि वो गड़बड़ाते हुए पेन उठाकर जल्दी से अपने साइन करके उसकी जानिब नोटबुक बढ़ा दी थी। वो नोटबुक को देख रहा था और कोराए नाक पर हाथ रखे उसे तेज नजरों से घूर रहा था। काउंटर के पीछे खड़ी वो मसरूफ सी अपने काम में मगन थी। मनल मैडम, जब भी एक वर्कर एक छोटी सी बास्केट उठाए उसके पास आया था। ये डिलीवरी बॉय आपके लिए देकर गया है, उसने बास्केट काउंटर पर रखते हुए कहा। मेरे लिए? उसने हैरानगी से पूछा। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कुछ ऑर्डर किया था। काम छोड़कर वो बास्केट की जानिब मुतवज्जा हुई थी। जैसे ही खाकी रंग की उस बास्केट को खोला तो बेसाख्ते ही उसके चेहरे पर एक खुशगवार सी हैरत में भरी मुस्कुराहट फैली थी। अंदर एक छोटा सा पर्शियन बिल्ली का बच्चा था। मनल ने उसे फौरन ही बास्केट से बाहर निकाला था। ये कितना प्यारा है, ये किसने भेजा है? उसे गोद में लेते हुए इश्तियाक से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। फिर उसकी नज़र बास्केट में रखी एक पेपर और छोटे से कार्ड पर पड़ी थी। पेपर पर कोराए का ऑटोग्राफ देखकर उसकी हैरानगी दुगनी हो गई थी। कार्ड पर फ्रॉम JB लिखा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी जल्दी से फरमाइश पूरी हो गई थी। जरीर कादिर के बारे में उसकी सोच बदल रही थी। वो इतना बुरा भी नहीं था। आज सुबह इतना प्यारा तोहफा भेजकर वो उसे खुश कर गया था। अपने सर को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। उसने ज़ैम के नंबर पर टेक्स्ट किया था, लेकिन अगले ही लम्हे ज़ैम ने उसे जरीर का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भेज दिया था। वो मज़ीद उन दोनों के दरमियान पैगाम रसा का काम अंजाम नहीं दे सकता था, और वो अच्छे से जान गया था कि मनल कोई मामूली लड़की नहीं थी, जिसे जरीर का नंबर देने से पहले वो 100 बार सोच विचार में मुब्तला होता। जरीर का नंबर बहुत कम लोगों के पास था। उसके काम वगैरह से रिलेटेड लोगों के पास ऑन ज़ैम का नंबर ही होता था, और वो उसी से बात किया करते थे। जब कोई जरीर का नंबर मांगता भी था तो वो पहले जरीर से इजाज़त लिया करता था, और ज़्यादातर इनकार ही किया करता था। लेकिन इस दफ़ा उसने जरीर से इजाज़त लेने के बारे में सोचा भी नहीं था।
जांगवान का घर अभी सेट नहीं हुआ था। डिनर के लिए वो उसे अपने साथ ही घर ले आई थी। जो लॉन्च में बैठा हुआ था, सामी के साथ उसकी दोस्ती थी। वो उसे अपने स्कूल की बातें उसे बता रहा था। सुजैन भी वहीं थी। वो दोनों ही उसके साथ काफ़ी घुल मिल गए थे। कैफ़े में आने जाने की वजह से जांगवान को पहले से ही जानते थे। उसने कॉल करके बासिल को भी खाने पर बुला लिया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? जो अब किचन में खड़ा उससे पूछ रहा था। हमारा नया पड़ोसी है। इसका घर और किचन अभी तक सेट नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई हूँ खाने के लिए। और क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकते हो? अब ये मत कहना कि उसे सोने के लिए अपने घर ले जाऊँ। बासिल ने नाराज़गी से टोकरी में रखी हुई चेरी उठाकर मुंह में डालते हुए कहा था। तो मनल ने निचले लब ऊपर उठाते हुए उसे मासूमियत से वैसे ही देखा था जैसे जब उसे अपना कोई काम बासिल से निकलवाना होता था तो तब देखती थी। मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा मत किया करो। हम तो इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, इसलिए इसे फासले पर रखना ही बेहतर है। सिर्फ 2 दिन की बात है बासिल, 2 दिन बाद उसका घर सेट हो जाएगा, फिर तुम्हें परेशानी नहीं होगी। एक बात बताओ ज़रा। बासिल ने उसके हाथ से चम्मच लेकर वापस शेल्फ में पटका। तुम कुछ ज़्यादा ही इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही हो? कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं? उसकी पैसानी पर पड़े हुए बल, सवालिया सा लहजा और झेपता हुआ अंदाज लम्हे के लिए मनल को लगा था जैसे वो उसकी चोरी पकड़ चुका हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल गई थी। चुप करो बासिल, क्या फजूल बातें कर रहे हो? उसे आंखें दिखाते हुए प्लेटें उसके हाथ में पकड़ाई। टेबल लगाओ जाकर, साथ ही हुक्म दिया। देख लो तुम, अगर मेरा शक सही निकला तो मैं इसे बटरकप और इस बिल्डिंग से निकालने में लम्हा नहीं लगाऊंगा। वो धमकाते हुए बोला। मनल को पता था वो सिर्फ मजाक में कह रहा है, इसलिए उसकी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। वो दोनों अपनी आवाज़ को कदरे धीमा रख कर ही गुफ्तगू कर रहे थे, कहीं जांगवान ना सुन ले। तुम्हारा घर तो अभी फैला हुआ होगा ना, ऐसा करो मेरे साथ चल लो, आज की रात मेरे साथ सो जाना। काफ़ी खुशगवार माहौल में डिनर किया जा रहा था। वो काफ़ी दिलचस्पी से जाहिर करते हुए सामी और सुजैन से बातें सुन रहा था। जब मनल ने उसे नज़रों में ही बोलने के लिए धमकाया तो वो जांगवान को मुखातिब करके बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, शुक्रिया। उसने मुस्कुराते हुए सहूलत से बासिल को इनकार किया था, जिसने दोबारा पूछने की बजाय शाने उचका दिए थे। क्यों ज़रूरत नहीं है? सारा घर धूल मिट्टी में अटा हुआ है, सामान भी अनपैक नहीं है, तो कैसे मैनेज करोगे? बासिल ठीक कह रहा है, तुम्हें उसके अपार्टमेंट चले जाना चाहिए। बासिल को मज़ीद इसरार न करते देखकर वो खुद ही बोल पड़ी थी और जांगवान चाहकर भी उसके सामने इनकार करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। ठीक है, सिर्फ 2 लफ्ज़ कहकर उसकी बात मान ली थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ लॉन्च की टेबल लैंप रोशन थी। वो वहीं सोफे पर नीमदराज थी। टीवी चल रहा था लेकिन आवाज़ बंद थी। उसकी रोशनियाँ वहाँ फैली हुई थी। गोद में कुशन के ऊपर नूडल्स का बोल रखे, एक हाथ में कांटा था तो दूसरे हाथ में फ़ोन था। लिखते हुए जब भूख का एहसास सताया तो अपने लिए नूडल्स बनाकर ले आई थी। जब तक नूडल्स ख़त्म नहीं होते तब तक वो सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही स्क्रॉल करने वाली थी। अभी उसके फ़ोन में इंस्टाग्राम खुला हुआ था। अंगूठे से स्क्रॉल करते हुए कोराई का अकाउंट उसकी नज़रों के सामने आया था। उसने कुछ देर पहले 3 तस्वीर पोस्ट की थी। एक में कोराई ने अपनी सेल्फी अपलोड की थी जिसमें से उसकी सुर्खनाक सूजी हुई थी और दूसरे में ज़रीर की थी जो कोराई के ऑफिस में उसी की रॉकिंग चेयर पर बैठा सर झुकाए कुछ लिख रहा था। मनन ने तस्वीर जूम करके उसे देखा था। वो काफ़ी बेहतर लग रहा था और हैंडसम भी। हाई नेक के वजह से उसका जख्म भी नहीं दिख रहा था। तीसरी तस्वीर उसके ऑटोग्राफ की थी जो जरीर ने उससे लिया था, लेकिन तस्वीर पर लिखे कैप्शन को देखकर उसकी आंखें फैली थी। जरीर कादिर के प्यारे फैंस, आपके इस सुपरस्टार जेंटलमैन ने आज मुझ पर तशद्दुद करके मुझसे ज़बरदस्ती मेरा ऑटोग्राफ लिया है। मनल हैरानगी से कभी कैप्शन को देख रही थी तो कभी तस्वीर को। अपने प्यारे एक्टर का ये हाल देखकर उसे बुरी तरह उस पर गुस्सा आया था। ऑटोग्राफ लेने का ये कौन सा तरीका था आखिर? अगले ही लम्हे वो बाउल मेज पर पटक कर उसका नंबर मिलाए फ़ोन कान से लगा चुकी थी। सेट पर काफ़ी रश था। कमर्शियल की शूट जो सुबह से शुरू हुई थी तो अब रात का ये वक्त होने को आया था। डायरेक्टर का कहना था बेशक फिर सुबह हो जाए, लेकिन ये शूटिंग आज ही मुकम्मल करनी है। अगले सीन की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। मेकअप आर्टिस्ट उसका टचअप कर रहे थे। वो एक तरफ चेयर पर टांग रखे बैठा था, कुछ थका हुआ लग रहा था। डॉक्टर ने उसे कहा था रेस्ट करें और अपने काम को कुछ दिन के लिए बरतरफ कर दे, लेकिन उसने उनकी हिदायत पर कान धरे बिना ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर दिया था।
ज़ैम भी सुबह से वहीं था। ज़रीर का फ़ोन उस वक्त उसी के पास था जब वो वाइब्रेट होता हुआ उसने स्क्रीन पर नज़र आते नंबर को देखा। वो उसे पहचान गया था। उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी थी। शूट स्टार्ट होने में 8 मिनट थे। उसने ज़रीर के नज़दीक जाकर वाइब्रेट होता हुआ फ़ोन उसकी जानी बढ़ा दिया था। ज़रीर ने हाथ से उन सबको पीछे होने को कहा था, फिर ना समझे से ज़ैम को देखते हुए अपना फ़ोन उससे लिया था। अननोन नंबर है। ज़्यादातर उसके अननोन नंबर ज़ैम ही खुद रिसीव करता था, लेकिन आज वो फ़ोन उसके जाने बढ़ाए हुए था। अननोन नहीं है, उसने सिर्फ इतना कहा था। जैसे ही उसने फ़ोन लिया वो वहाँ से पलट गया था। उसने यस करके फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी जानिब से उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कोराय पर हाथ उठाने की? वो गहरी सांस लेता हुआ पुरसकून हुआ। वो यकीनन कोराय को पोस्ट की हुई तस्वीरें देख चुकी थी। उस आदमी को भी हर बात सोशल मीडिया पर डालने की आदत हो गई है। जैसे कोराय पर 2 हर्फ बहसते हुए वो बड़बड़ाया था, मेरा उसे मारने का इरादा नहीं था, बस वैसे ही हाथ उठ गया। लेकिन तुमने मारा क्यों उसे? अब वो उसे क्या बताता कि उसने उसे जेलसी में मारा था? क्या तुम्हें वाकई में वो मुझसे बेहतर लगता है? ज़रीर ने तो नक कर पूछा। उस कार्टून में आखिर उसे क्या अच्छा लगता था? वो तुमसे 10 गुना बेहतर है और हमेशा रहेगा। बरहमी से कहते हुए वो फ़ोन काट गई थी। वो हक्का बक्का फ़ोन हाथ में पकड़े बैठा रह गया था। ताइपे के मशहूर नाइट मार्केट्स में एक शीनलॉन नाइट मार्केट्स भी थी, जिसकी गलियों में सरे शाम ही रौनकें आबाद हो जाती थी और सूरज के गुरूब होते ही जैसे एक नया दिन निकल आता था। रंग बिरंगी मुख्तलिफ रोशनियों में जगमगाती हुई ये मार्केट किसी चांद रात की तरह ही लगा करती थी। चौड़ी सी सड़क के दोनों अतराफ में एक लाइन से स्टॉल्स लगे हुए थे, जहां ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। इस मार्केट की खास बात यहाँ के स्ट्रीट फूड्स और घरेलू सजावट और छोटी मोटी क्यूट सी कितनी ही चीज़ें थी। वो तीनों जब वहाँ पहुँचे तो हवा में चिकन बारबेक्यू और ताज़ा बबल टी की मिली जुली सी खुशबू थी। शनलाइन नाइट मार्केट की गलियाँ लोगों के हुजूम से भरी हुई थी। कहीं कोई किसी चीज़ पर भाव-ताव कर रहा था, कहीं कोई ग्रुप सेल्फी लेने में मगन था और कहीं गली के कोने पर एक फनकार गिटार बजाकर कोई पुराना गाते हुए शायकीन से दाद वसूल कर रहा था। ब्लू जींस पर वाइट स्वेट शर्ट के साथ उसने खुले बालों में ही सर पर वाइट ही हेडबैंड बांध रखा था। बैंग्स वैसे ही पेशानी पर बिखरे हुए थे। कंधे पर क्रॉस बैग डाले हाथ में एक पेपर पकड़ा हुआ था जिसमें सामान की लिस्ट बनाई हुई थी। उसे शॉपिंग मॉल और स्टोर से ज़्यादा नाइट मार्केट में शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। हर दुकान और उनके आगे लगे स्टॉल को दिलचस्पी से देखती हुई वो आगे बढ़ रही थी, जबकि वो दोनों उसके पीछे चल रहे थे। दोनों के चेहरों पर ही ऐसे तासुरात थे जैसे उन्हें ज़बरदस्ती मजबूर करके खींच खाच के वहाँ लाया गया था। बासिल ने ब्लैक शर्ट के ऊपर डेनिम की जैकेट पहन रखी थी, जबकि ज़ांगवान ने मनल की तरह ही वाइट स्वेट शर्ट पहनी हुई थी। तुम्हें कुछ चाहिए भी या बस घूमने आई हो? बासिल ने बेजारी से उसे टोका, जो अभी तक किसी शॉप पर रुकने के बजाय बस चले ही जा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ज़बरदस्ती आए हो? मनल ने मुड़कर देखा और मसनूई हैरत का इजहार किया। क्योंकि मैं ज़बरदस्ती आया हूँ, वो हल्की सी मुस्कुराहट दबाकर बोला। वो उसे नज़रअंदाज करते हुए एक स्टॉल पर रुक गई थी, जहाँ रंग बिरंगे कागजी लालटेन टंगी हुई थी। उसने एक नीली लालटेन उठाई और रोशनी के करीब जाकर उसे देखा। देखो, ये कैसी लग रही है? उसने जांगवान को दिखाते हुए पूछा था। बच्चों वाली लग रही है, उसके बजाय बासिल ने जवाब दिया था। तुम बताओ, उसने बासिल को घूरते हुए वान से पूछा था। बच्चों वाली लग रही है, जांगवान ने बासिल का अंदाज अपनाते हुए उसकी तायद की तो बासिल ने बेइख्तियार ही हंस पड़ा था, जबकि मनल ने खजालत से लालटेन वापस रख दी थी। फिर वो एक और स्टॉल पर रुक गई थी, जहाँ हैंडमेड लकड़ी के आर्ट वर्क चीज़ें रखी हुई थी। उसने एक छोटा सा लकड़ी का म्यूजिक बॉक्स खोला। अंदर से एक मध्यम सी रोमानी धुन निकली थी। मेरे ख्याल से हम यहाँ जांगवान की शॉपिंग करवाने आए हैं, बासिल ने इजहार ख्याल किया। साथ ही उन दोनों की राय भी जाननी चाहिए। तुम मुझे कुछ खरीदने मत देना, वो नाराज़ हुई थी। खरीदने वाली चीज़ें खरीदो ना यार, ऐसी बेकार चीज़ों में सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। इन्हें घर में सजाते हैं बासिल, घर में रखी हुई अच्छी लगती हैं। हाँ, इन चीज़ों से घर भर लो ताकि वो घर कम और म्यूजियम ज़्यादा लगे। म्यूजियम? मनल ने चश्मे ऊपर करते हुए उसे घूरा। हर जगह लालटेन टंगी हुई है, मोमबत्तियाँ जल रही हैं, ड्रैगन की शक्ल के शो पीसेस हों, गार्डन वाली पेंटिंग्स हों, तो वो घर कम और पार्क, बाजार, म्यूजियम या मार्केट की दुकान लग सकता है, लेकिन घर नहीं लगेगा। तुम हो ही बदजोक इंसान। मार्केट के रश और हुजूम में उन दोनों की नोक-झोंक की आवाज़ें भी घुल रही थी। वो जींस की जेबों में हाथ डाले उनके पीछे पीछे चल रहा था।
कई घंटे तक शॉपिंग करने के बाद वो काफ़ी सामान लेकर वापस आए थे, जो अभी तक वैसे ही शॉपर्स में पैक पड़ा हुआ था। जंपसूट पहने उसने बालों को जूड़े की शक्ल दे दी। अभी वह सामान खोल ही रही थी जब दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर वो हैरान हुई थी, क्योंकि उसे तो इस वक्त कैफ़े में होना चाहिए था। मुझे लगा आपको हेल्प की ज़रूरत होगी। वो उसकी मदद करवाने आया था। अब इतनी सी बात पर मनल को ब्लश करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो गुलाबी पड़ते गालों के साथ मुस्कुरा दी थी। वो उसकी फिक्र में आया था। उसके दिल को खुशफहमी में मुब्तला होने के लिए ये काफ़ी था। सारा घर अच्छे से धोने और चमकाने के बाद उसने किचन भी अच्छे से सेट कर दिया था। आखिर में स्टूल लाकर खिड़की के पास रख दिया था। फिर किचन काउंटर पर पड़े एक छोटे से बॉक्स को खोला, जिसमें हाथ डालकर बाहर निकाला तो उसमें विंड चाइम की डोरी पकड़ रखी थी। बांस और शीशे के साथ सुर्ख रंग के दिल के शेप वाले क्रिस्टल भी उसमें झिलमिला रहे थे। ताइवानी सुर्ख रंग को काफ़ी मुबारक मानते हैं। उनका कहना है कि ये रंग खुश बख्ती की लेकर आता है, इसलिए घर की सजावट में इस रंग को काफ़ी अहमियत दी जाती है और ये रंग हर घर में ही नुमाया तौर पर दिखाई देता है। स्टूल पर खड़ी होकर उसने खिड़की के ऊपर लगा हुआ वो फोटो फ्रेम उतार कर वहाँ उसे टांग दिया था, जो हवा के जरा से छूने पर ही खिलखिलाते हुए धीमे से सुर बिखेरने लगा था। अच्छा लग रहा है ना? वो मुस्कुराते हुए खुशी से उसे स्टूल पर खड़े ही देख रही थी। जब भी उसकी बेध्यानी में स्टूल डिसबैलेंस हुआ था, उसकी मुस्कुराहट सिमटी और चेहरे पर डर के तासुरात छलके थे। उसे लगा वो बस अभी गिरने वाली है। वो जो सीने पर बाजू बांधे कब से ही महूवियत से उसे देख रहा था। उसके लड़खड़ाने पर लपक कर उसके करीब आया था। उसके गिरने से पहले ही उसे दोनों कोहनियों से थाम लिया था। कितना वक्त सरका, कितनी सदियां गुजरी, कितने ज़माने आए, उसे कोई होश नहीं था, कोई खबर नहीं थी, न ही वो किसी चीज़ की फिक्र और ध्यान रखना चाहती थी। अगर ऐसे लम्हात में दिल धड़कना भूल जाता था तो हाँ, मनल जलील का दिल धड़कना भूल गया था। जांगवान के मजबूत शानों को सख्ती से दबोचे वो उसी पर झुकी हुई खड़ी थी, जो बिना पल के झपकाए उसे ही देख रहा था। शायद उसका दिल भी धड़कने से इनकार कर चुका था। वो दोनों उन लम्हों की कैद में थे, जिन लम्हों में सोचने समझने की सलाहियतें मफूद हो जाती हैं। न कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है। अगर कुछ समझ आता है तो सिर्फ अपने पसंदीदा हस्ती का सामने होना। क्या मैं इससे मोहब्बत कर सकता हूँ? वो अपने दिल से पूछ रहा था। तुम्हें ये पूछना चाहिए, क्या तुम इसकी मोहब्बत से आज़ाद हो सकोगे? अपने दिल का जवाब उसे गहरी चुप लगा गया था। क्या वो लम्हे उस पर वारिद हो चुके थे जिनसे वो बचने की कोशिश कर रहा था? वो पलके झुकाते हुए उसके शानों पर से हाथ हटाने लगी थी, जब जांगवान ने होश में आते हुए उसे आराम से उतरने की मदद दी। तुम्हारा घर रेडी हो चुका है, अब तुम यहाँ शिफ्ट हो सकते हो। इसकी सबसे ज़्यादा खुशी बासिल को होगी। मनल उसकी बात पर हंस पड़ी थी। वो बस ऊपर ऊपर से संगदिल है और कठोर बनता है, वरना काफ़ी स्वीट नेचर का है। वो बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा करने का कायल नहीं है। इतना तो मैं भी उसे जान चुका हूँ। वो कमरे में चला गया था। जब वापस आया तो हाथ में सुर्ख रंग का प्यारा सा बॉक्स पकड़ रखा था। लफ्ज़ों में शुक्रिया कहना ना काफ़ी था, तो उसने बात अधूरी छोड़ते हुए वो बॉक्स मनल की जानिब बढ़ा दिया था। मेरे लिए? उसने खुशगवारी से हैरानगी से पूछा था, फिर बॉक्स उसके हाथ से ले लिया। किचन काउंटर पर उसे रखते हुए वो उसका ढक्कन हटाने लगी थी। इससे इतना भी सब्र नहीं हुआ था कि घर जाकर आराम से देख लेती। अंदर मौजूद चीज़ें देखकर उसकी मुस्कुराहट सिमटती जा रही थी। उसमें एक वही लकड़ी का म्यूजिकल बॉक्स पड़ा हुआ था, जो मार्केट में वो देख रही थी लेकिन खरीद नहीं सकी थी। साथ में जापानी और ताइवानी तर्ज का रिवायती पंखा था, जिस पर चेरी ब्लॉसम की थीम को हाथ से पेंट किया गया था। हल्के गुलाबी रंग में रंगे हुए ये लकड़ी के पंखे काफ़ी खूबसूरत लगते थे। पेस्टल कलर्स की बबल शेप की कुछ कैंडल्स भी थी, जो देखने में काफ़ी प्यारी और खुशबूदार थी। उसके अलावा एक हैंडमेड ब्रेसलेट था, जो सफ़ेद मोती और सीपियों से बना हुआ था। ये सब बहुत खूबसूरत है। उसे समझ नहीं आया था कि वो जवाब में जांगवान को क्या कहती, इतनी खूबसूरत और प्यारी चीज़ें तोहफे में देने के लिए। उनके दरमियान जो तकल्लुफ़ की दीवार थी वो अभी तक कायम थी। मनल उसके साथ बेशक बेतकल्लुफ़ हो जाती थी, लेकिन जांगवान उससे फिर भी उसी तरह बात करता था। उसे अपनी बोझ ही समझता था। थैंक यू जांगवान, वो तशक्कुर से बोल रही थी। मुझे खुशी है आपको पसंद आया। मैं दीवानी हूँ ऐसी प्यारी चीज़ों की। सेंटेड कैंडल का ढक्कन हटाकर वो उसे नाक के करीब किए सूंघ रही थी, जिसमें से लेवेंडर की भीनी भीनी सी खुशबू उठ रही थी। वो कदावर आईने के सामने खड़ा था, पेशानी पर बल डाले
तनकीदी नज़रों से अपना जायज़ा ले रहा था। साथ ही फ़ोन पर कोराई की तस्वीर देखते हुए अपना और उसका मुआयना कर रहा था। कोराई एक ताइवानी अदाकार था और बिलाशुबा बहुत अच्छी अदाकारी करता था। उसके साथ ही वो असल ज़िंदगी में भी काफ़ी खुश इखलाक था। लेकिन ज़रीर तो फिर ज़रीर ही था। उसकी वजह जैसा कोई दूसरा एक्टर पूरी इंडस्ट्री में नहीं था। इतनी गौर से क्या देख रहे हो तुम? दरवाज़ा नॉक करके अंदर आते हुए उसने छेड़ते हुए पूछा था। किसी को लगता है कि कोराई मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? उसने पलटकर सिमल को देखते हुए बेजारी से कहा था। कोराई को यह बात पता चल गई तो उसे 7वें आसमान से वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। सिमल ने शायद बड़ी संजीदगी से कहा। तुम्हें क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? सीने पर बाजू लपेटते हुए उसने पुरजोश से नजर से शरीर को देखा। तुम दोनों अपनी जगह बेस्ट हो। तुम दोनों का मुआवजा करना बेवकूफ़ी होगी। तुम्हें कोराई की क्या बात अच्छी लगती है उसकी अदाकारी के अलावा? उसकी सॉफ्ट नेचर, उसका स्वीट गेस्चर। वो दोस्तों पर जान छिड़कने वाला इंसान है। उसे रात के 3 बजे भी फ़ोन करके मदद मांगी जाए तो वो 5 मिनट में आपके घर के सामने खड़ा होगा। उसकी कंपनी में रहकर बोरियत महसूस नहीं होती। वो सिमल के बताए एक एक पॉइंट को खुद से मैच कर रहा था और बदकिस्मती से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और तुम्हारी नेचर किस किस्म की है ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना? क्या तुम्हें भी मैं एक मगरूर इंसान लगता हूँ? तुम मगरूर नहीं हो, बस कुछ रिजर्व्ड नेचर के इंसान हो। अपने करीबी लोगों के अलावा किसी नए शख्स से बेतकल्लुफ़ होने में तुम्हें वक्त लगता है। तुम सिर्फ उन लोगों से खुश इखलाकी से पेश आते हो जो तुम्हारे हममिजाज होते हैं। लेकिन एक बुराई है तुम्हें, और वो क्या है? तुम्हारा मूड चेंजर बहुत खतरनाक है। मूड ना हो तो तुम अपने दोस्तों को भी लिफ्ट नहीं करवाते। इसके अलावा जो तुमने मेरे बारे में बताया है ऐसा दूसरों को क्यों नहीं लगता? डिपेंड करता है कि तुम उनके साथ कितना वक्त स्पेंड करते हो। जो तुमसे सिर्फ चंद मिनटों या चंद घंटों के लिए ही मिल रहा है उसे तुम्हारी नेचर प्राउड ही लगेगी। थैंक यू सो मच सिमल। उसके जहन से एक उलझन दूर हुई थी। वो उसे ठीक से जानती नहीं थी जब भी उसके बारे में गलत राय कायम किए हुए थी। तुम्हारे कमर्शियल्स काफ़ी कामयाब गए हैं। सिमल ने उसकी तारीफ़ की तो उसने फ़खरिया अंदाज में कॉलर उठाए थे। कोई हैरानगी की बात नहीं है इसमें। अंदाज मसनूई गुरूर लिए हुए था। ये देखो, उसने एक फ़ोल्डर उसकी जानिब बढ़ाया था। मुझे तो ये स्क्रिप्ट बहुत कमाल का लगा है। डायरेक्टर वांग ने इसकी मेन लीड के लिए मेरा और तुम्हारा नाम फाइनल किया है। किसका स्क्रिप्ट है? बेस्ट राइटर यान हाना का। अब तो करना ही पड़ेगा। उसने स्क्रिप्ट बिना पढ़े ही फाइनल कर दिया था। वैसे सेकंड मेन लीड अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। मैं तो कहती हूँ कि अपने मैनेजर को चांस दो, इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। वो राजधानी से शायद से बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाते हुए हंस दिया। एक्टिंग सिम के बस की बात नहीं है। उसकी नेचर उसे इस फील्ड में आने नहीं देगी। तो फिर कोई और है तुम्हारे माइंड में? है तो सही एक इंसान। वो पुरजोश से अंदाज में बोला। कौन? सिमल ने दिलचस्पी से पूछा। आओ मेरे साथ। वो रूम से बाहर निकला तो सिमल ने उसकी तकलीद की थी। दूसरी तरफ कोराई अपने शूट के लिए लोकेशन पर पहुंचने की जल्दी में था। बाहर जाने के लिए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने खड़े शरीर को देखकर बुरी तरह चौंका था, जो सपाट तासुरात के साथ उसे एक तरफ करते हुए अंदर आ गया था। उसके पीछे सिमल भी आई थी। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? उसने अपने नाक पर हाथ रखते हुए कहा था। जरीर ने हाथ में पकड़ी फोल्डर को उसकी जानिब फेंका था, जिसने हड़बड़ाते हुए उसे पकड़ा था। मेरे आने वाले ड्रामे की स्क्रिप्ट है। मेन लीड मेरी और सिमल की है। सेकंड लीड तुम करोगे। मैं सेकंड लीड नहीं करूँगा। उसने साफ इनकार किया। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तो मैं बता रहा हूँ। उसकी रॉकिंग चेयर पर विराजमान होते हुए उसने आगाह किया था। तुमने सारे फैसले खुद ही कर लिए। जब मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा तो मुझे बता क्यों रहे हो? वो खफा हुआ। पहली तो बात यह है कि आजकल मेरी हाई डिमांड्स का शायद तुम्हें पता नहीं है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स मुझे अपने ड्रामों में कास्ट करने के लिए मेरे यहाँ का इंतज़ार कर रहे हैं, और तुम मुझे सेकंड लीड का ऑफ़र कर रहे हो। शुक्र करो कि मैं तुम्हें सपोर्टेड रोल के लिए नहीं कह रहा। मेरे पास डेट्स नहीं है। एज यू नो, बिजी अदाकार हूँ। एक साथ मेरे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता। उसने तसरात बदलते हुए साफ इनकार कर दिया था। मैं तुम्हें डबल पेमेंट करूँगा। कोराई ने माथे पर बल डाले हुए उसे घूरा था। चक्कर क्या है ब्रो? पहले तुमने मेरा ऑटोग्राफ लिया और अब तुम मुझे अपने ड्रामे में काम करने के लिए कह रहे हो। कहीं तुम मेरे फैन बॉय तो नहीं बन गए? जहाँ सिमल बेसाख्ता हंसी थी, वहीं शरीर ने तेज नजरों से उसे घूरा था। तुम ये रोल करोगे एंड दैट्स इट। उसने अपनी तरफ से बात ही खत्म कर दी थी। तुम किसी और को शीशे में उतार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला इंसान नहीं हूँ। उसने हाथ झुलाकर फिर इनकार किया था। मैं तुम्हें 3 गुना ज़्यादा पेमेंट करने को तैयार हूँ।
इतनी पुरकशिश ऑफर पर उसने नजरें टेढ़ी करके उसे कुर्सी पर बैठी सीमल को देखते हुए मामला जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो हंसते हुए लाइल्मी से साने उचका गई। अगर तुम अभी भी इनकार करते हो तो फिर मुझे मजबूरन ज़ैम को यहाँ बुलाना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए उसके अंदाज में अफसोस था। तुम्हें मुक्का मारने के बाद सुकून नहीं मिला था, जो अब अपने इस फौलादी मैनेजर के हाथों मेरी मरम्मत करवाना चाहते हो। 1 मिनट रुको, मैं उसे बुला ही लेता हूँ। उसके पुरएतजाज से अंदाज पर उसने जैसे ही जैकेट की जेब से फ़ोन निकाला वो बौखला कर बोला था, मुझे मंजूर है। मेरे लिए बहुत ही एहसास की बात होगी कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। वेरी गुड। हाथ की मुट्ठी बनाकर गाल तले रखे वो दिल से मुस्कुरा दिया था। बाज़ दफ़ा वो अपने काम ऐसे ही निकलवाया करता था। तवील सी शहरा पर लातादाद गाड़ियों के दरमियान वो सियाह गाड़ी भी शामिल थी, जिसे ड्राइव करता हुआ वो शख्स संजीदगी से विंड स्क्रीन को देख रहा था। उसकी सारी तवज्जो सामने मरकूज थी, लेकिन जहन में अलग ही सोचों के गर्दिश कर रही थी। ऐसी की खन की भरी खामोशी को उसकी आवाज़ ने तोड़ा था। ऐसी की खन की भरी खामोशी को उसकी आवाज़ ने तोड़ा था जो फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। हाथ में टैबलेट पकड़ रखा था, जिसकी चमकती स्क्रीन पर शहादत की उंगली से स्क्रॉल कर रहा था। उसने कोराई की पोस्ट देखी थी, तभी मुझे फ़ोन करके डांटा था। वो कोराई की डाई हार्ड फैन थी। उसके सारे ड्रामे, सारे शोज़ देखी थी। उसके हर अकाउंट को फॉलो भी किया था। ज़ैम ने ज़रा की ज़रा गर्दन मोड़कर उसकी बात सुनी थी। कोराई उसे स्वीट लगता है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, इसलिए वो समझती है कि वो हकीकत में भी ऐसा ही अच्छा इंसान है। आप क्या कहना चाहते हैं? ज़ैम ने घेर चेंज करते हुए पूछा। वो लड़की मुझे कुछ भी नहीं समझती सिवाय एक मगरूर इंसान के, क्योंकि उसने ड्रामों के अलावा मुझे हकीकत में कभी नहीं देखा। मैं अपने अकाउंट पर भी एक्टिव नहीं रहता हूँ। उसने मेरा अकाउंट तक फॉलो नहीं किया हुआ। कुछ दिन में मेरे ड्रामे की शूटिंग शुरू होने वाली है। मेरे ऑफ शूटिंग की जितनी भी हो सके इतनी वीडियोस बनाकर तुम मेरे फ़ैन पेजेस पर अपलोड कर देना। और मैं ये काम क्यों करूँगा? क्योंकि तुम मेरे मैनेजर हो। आपको लगता है मैं इतना फारिग इंसान हूँ तो किसी और से ये काम करवा लेना, लेकिन ये काम लाजमी होना चाहिए। खासकर वीडियो ऐसी होनी चाहिए जिसमें लगे कि मैं कितना खुश इखलाक इंसान हूँ। जो आप हैं ही नहीं वो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसके संजीदगी से पूछने पर वो तीखी नज़रों से उसे देख रहा था। क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी खुश इखलाक नहीं लगता? उसके सवाल पर ज़ैम ने बस हल्के से शाने उचकाए थे, कहा कुछ नहीं था। वो बड़बड़ाते हुए सर झटक कर दोबारा स्क्रॉलिंग करने लगा था। ऑन ज़ैम ने डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ अपना फ़ोन उठाया था और उस चैट ग्रुप में एक मैसेज छोड़ा था जहां ज़रीर की सोशल मीडिया कैंपेन टीम ऐड थी। उसने ज़रीर कादिर का हुक्म उन तक पहुंचा दिया था और साथ ही कुछ लोगों को ताकीद की थी कि जिस दिन शूटिंग हो उस दिन सेट पर वो भी मौजूद हों। उसकी वीडियोस और रैंडम तस्वीर खींचने के लिए ज़रीर ने उसे कभी भी अपना मुलाजिम नहीं समझा था, कभी उसे ऑर्डर नहीं दिया करता था, ना उस पर हुक्म चलाया करता था। लेकिन उसकी कही हुई आम सी बात भी ऑन ज़ैम के लिए मोजिज़ और हुक्म का दर्जा ही रखती थी, जिसे पूरा करना उसका फ़राइज़ में शामिल था। राइटिंग टेबल के दराज खोलकर वो कुछ तलाश कर रही थी। नोटबुक्स को उलट पुलट करते हुए एक पर्पल कलर की डायरी निकलकर नीचे गिरी थी। मनल ने झुककर उसे उठाया था, उलट पलट कर देखा था। सादे से पर्पल कलर के कवर पर वाइट कलर के छोटे छोटे से दिल बने हुए थे। वो डायरी सामी ने उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट की थी। मनल के हल्का अहबाब में जो भी उसे कुछ भी ओकेजन पर तोहफा दिया करता था, उनमें ज़्यादातर खूबसूरत सी नोटबुक्स, डायरी, मुख्तलिफ पेन, कॉफ़ी मग्स, फूलों के बुके और उसी तरह की दूसरी स्टेशनरी से मुतालिक चीज़ें हुआ करती थी। उसने डायरी की जिल्द पर हाथ फेरा। नोटबुक्स को वो नॉवेल्स के ड्राफ्ट और नोट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन डायरी के पहले सफ़े पर अपने नाम के अलावा वो कभी कुछ नहीं लिखा करती थी। उसे डायरी लिखना पसंद नहीं था। निचला लब दांतों तले दबाए हुए कुछ सोचा, फिर गहरी सांस खारिज करते हुए पेन होल्डर में से एक जेल पेन निकालते हुए वो डायरी लेकर बेड के पास आ गई थी। रूम की लाइट्स ऑफ थीं, सिर्फ साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप रोशन था। वो पैर ऊपर करके बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई थी। घुटनों पर डायरी रखे उसने उसे खोला तो पहले सफ़े पर ही उसे अपना नाम लिखा हुआ नजर आया था, मनल जलील। उसने सफ़ा पलटा तो कोरा सादा सा सफ़ा जैसे पुरउम्मीद नज़र आने लगा था कि आज उसके कीमती अल्फाज उस पर रकम होंगे। सर को पीछे टिकाते हुए उसने आहिस्तेगा से आंखें बंद कर ली थी। वो सोचना चाहती थी कि कहाँ से शुरू करें, किन लफ्ज़ों का सहारा लें जो उसके दिल में मचलते तूफ़ान को बाहर निकालने में मददगार साबित होंगे, लेकिन उसके जहन में कोई लफ्ज़ नहीं उभरता था। सिर्फ एक चेहरा रोशन हुआ था, दो भूरी आंखें चमकती थीं, एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने झलक दिखाई दी थी।
उसने बेइख्तियार ही आंखें खोल दी थी और सीधी होकर बैठ गई थी। पेन को सफ़े के ऊपर रखा। दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डायरी लिखते हैं। डायरी लिखना यानी अपने ख्यालों को, एहसासात और जज्बात को लफ्ज़ों के ज़रिए किसी और के साथ शेयर करना। मोहब्बत पर लिखना आसान लगता था। मोहब्बत पर लिखना आसान लगता था जब तक ये किसी और की कहानी थी, जब तक ये सिर्फ अल्फाज थे, किरदार थे, ख्यालात थे। लेकिन अब ये मेरी अपनी कहानी है और मैं नहीं जानती कि इसका पहला जुमला क्या होना चाहिए। क्या यूँ लिखूं कि आज फिर उसे देखा और नए सिरे से मेरा दिल उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया, या शायद यूँ कि जब वो नज़र नहीं आता, जब आँखों को वो दिखाई नहीं देता, तब भी हर जगह मौजूद होता है, जैसे वो मेरे दिल पर और मेरे जहन पर पूरी तरह काबिज हो गया हो। वो मुझे मेरी वजूद का ही हिस्सा क्यों लगता है? जानती हो डायरी, जब वो बोलता है तो मैं अपनी धड़कनों को भी खामोश करवा देती हूँ। उसे बोलते हुए सुनना इतना खूबसूरत लगता है जैसे कोई कुदरत का हसीन नज़ारा लगता है। लेकिन जब वो खामोश बैठा होता है तो तब भी इतना ही प्यारा लगता है। मुझे लगता था शायद शीरी सख्त है, लफ्ज़ों का बादशाह है, खूबसूरत बातें करने वाला है, लेकिन उसकी खामोशी उसके लफ्ज़ों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो कुछ ना भी कहे तो तब भी कई कहानियाँ, कई अल्फाज जैसे उसके गिर्द मंडलाते हुए दिखाई देते हैं। मिसेस सुमा को लगता है मैं उसे पसंद करती हूँ। जमिया को लगता है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन पता है मेरा दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है मनल, मैं तुम्हारा नहीं रहा, अब मैं उसका बन चुका हूँ। उसने मुझे अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। मैं उसका असीर बन चुका हूँ। उसके आने से पहले ही उसकी खुशबू मुझ तक पहुँच जाती है। उसको देख लूँ तो दिल को करार आ जाता है। वो बात कर ले तो जैसे कोई बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वो मुस्कुरा दे तो सारे ख्वाब पाया तकमील तक पहुँचे हुए महसूस होते हैं। उसे मैं अब क्या कहूँ, क्या मोहब्बत कहूँ? क्योंकि मेरे लिए तो ये कैफियत सिर्फ मोहब्बत से ही जुड़ी होती है। मैंने आज तक जितनी कहानियाँ लिखी हैं उनमें मोहब्बत की शुरुआत ऐसे ही तो होती थी। मुझे मोहब्बत हो गई है। कितनी अजीब है ना ये लाइन। मोहब्बत के बारे में लिखना आसान था जब ये सिर्फ कहानियों में होती थी, जब ये किसी और के किरदारों के दिल को धड़कन बनती थी, जब मैं सिर्फ एक मुसन्निफ़ा थी, जब लफ्ज़ों को तराश कर जज्बात का कागज़ बिखेर देती थी, उन्हें अपनी मर्ज़ी से किसी भी मंजिल पर पहुंचा देती थी, उनके रास्ते बदल सकती थी, उनके अंजाम का इंतखाब कर सकती थी। लेकिन अब तो ये मेरी अपनी कहानी है। क्या इसे मैं अपनी मर्ज़ी से लिख सकती हूँ? शायद हाँ, या फिर शायद नहीं। अगर अपनी कहानी को मैं अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहूँ तो क्या वो राज़ी होगा? वो मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरी मोहब्बत को कबूल करेगा, या इनकार करके दामन बचा लेगा? और अगर उसने इनकार कर दिया तो? उसका तेज़ी से चलता हुआ कलम रुका था। कलम के साथ साथ दिल की हरकत भी। चेहरे पर एक उदासी भरा तासुर उभरा था, आंखों में भी खालीपन सा नजर आया था। मैं अफसानवी किरदारों की किस्मत अपनी मर्जी से लिख सकती हूँ, लेकिन मेरी अपनी कहानी का क्या? क्या जैसे मैं चाहती हूँ अल्लाह ने वैसे ही मेरा नसीब लिखा होगा? मुझे डायरी लिखना इसीलिए भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं नामुकम्मल बातों के साथ नहीं रह सकती। मैं कहानियों को अंजाम देना चाहती हूँ, उनके किरदारों को मंजिल देना चाहती हूँ, लेकिन अपनी कहानी, मेरी अपनी कहानी का क्या अंजाम होगा? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ खबर नहीं कि आने वाला कल मेरे लिए क्या लेकर तुलू होगा। लेकिन आज इन गुजरते लम्हों के साथ, इस पल पल पिघलती रात के साथ, मैं ये एतराफ़ करती हूँ, मुझे मोहब्बत हो गई है। वो 4 अल्फाज लिखते हुए उसकी धड़कन में गैर मामूली रवानी दर आई थी। एक अलग ही कैफियत और खुश कुन सा एहसास वह अपने रगों पे में उतारता महसूस कर रही थी। लफ्ज़ों को लिखकर मिटाया जा सकता है। अगर इसने इनकार कर दिया तो क्या मैं इस जुमले को मिटा सकूंगी? और अगर कभी मिटा दिया तो इस जुमले से जुड़े हुए जज्बात अपने दिल से निकाल सकूंगी? उसने थकान से अपना सर डायरी पर गिरा दिया था। मुझे खुशगवार इख्तिताम चाहिए। मैं अपनी कहानी के किरदारों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा कर आती हूँ। लेकिन मेरा क्या होगा? क्या मुझे मेरी मनचाही मंजिल मिलेगी या मुझे खाली हाथ छोड़ दिया जाएगा? अजीब लग रहा है, बहुत अजीब। मैं दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकती हूँ, उन्हें अपनी मर्ज़ी की कहानी दे सकती हूँ, लेकिन अपने लिए बेबस हूँ। अपनी कहानी को मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकती। मेरी कहानी तो अल्लाह ने लिखी है, और अल्लाह ने मेरे लिए क्या लिखा है मैं ये भी नहीं जानती। क्या उसे मेरा नसीब बनाया गया होगा? क्या हम कभी मिल सकेंगे, या दरिया के 2 किनारों की तरह हमेशा एक दूसरे से जुदा रहेंगे? मनल जलील के मुताबिक एक लिखारी के लिए उससे ज़्यादा बेबसी की बात और कोई नहीं हो सकती थी। 3 बाब, श्यांगसान, हाथी वाला पहाड़। वो सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ा रहा था, जहन थकावट का शिकार था। वह अपने अपार्टमेंट जा रहा था, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ था। कान में एयरपोर्ट्स लगाते हुए उसने कॉल यूज़ की थी। कैसे हो ओनज़ेम? वो आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंका था। उस आवाज़ से वो अनजान नहीं था, लेकिन वो तो हमेशा ज़रीर के नंबर पर कॉल किया करता था। आज उसने ज़ेम को क्यों फ़ोन किया था?
मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, तुम्हारी ज़हनी हालत कैसी है? उसने संजीदगी से उखड़े हुए अंदाज में पूछा था, एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए, दूसरे हाथ से फ़ोन पर अंगूठा चलाते हुए वो तेज़ी से ज़ैन को पैगाम भेज रहा था कि उसके फ़ोन का कॉल को ट्रेस किया जाए। वो जानकर इस गुफ्तगू को तवील करना चाहता था ताकि इस नंबर की लोकेशन का पता चल सके। तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? क्या चाहते हो मुझसे? मैं देख रहा हूँ मुझे ढूंढने के लिए तुमने अपने दिन रात की तफरीक भुला रखी है। सोच रहा हूँ तुम्हारी मुश्किल को थोड़ा आसान कर दूँ। तुम ज़रीर सर को कभी मार नहीं सकोगे, मेरे होते हुए तो उनके साय तक भी नहीं पहुँच सकोगे। उसका अंदाज जहर खुनसा था। एक लम्हे के लिए दूसरी तरफ खामोशी छाई गई, फिर दूसरे ही लम्हे उसकी भारी आवाज़ ने तोड़ डाली थी। कभी सुना है ऑनज़ाइम? एक गहरे समंदर के नीचे एक सुर्ख ड्रैगन सो रहा है। हज़ारों सालों से लोग समझते हैं, बल्कि उन्हें यकीन है कि वो ड्रैगन मर चुका है, लेकिन वो सिर्फ वक्त गिन रहा है अपनी सांसें रोककर। जब वो जागेगा तो वो तबाही मचेगी कि लोग भी कांप उठेंगे जो उसे मुर्दा जानकर बेफिक्री से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और तुम एक मछली की तरह हो, अपनी छोटी सी दुनिया में तैरते हुए, जिसे ये तक नहीं पता कि समंदर कितना गहरा है और उसकी गहराई में क्या कुछ दफन है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ज़ईम ने सांस रोककर उसकी बात सुनी थी, फिर संजीदगी से बोला, कभी शांगसान गए हो ज़ईम? अगर कभी वहाँ जाओ तो रात का इंतखाब करना। रात में वो गली किसी पुरानी दास्तान की तरह लगती है, जिसकी दीवारों से टकराती तल्ख कॉफ़ी की महक उसे खुशबूदार बनाकर महका देती है। अगर तुमने इस खुशबू को पहचान लिया तो समझ लेना मुझे भी पहचान गए हो। राब्ता मुंतका हो चुका था। ज़ईम ने गहरी सांस खारिज करते हुए गाड़ी एक साइड पर रोककर स्टीयरिंग पर सर गिरा दिया था। शांगसान, कॉफ़ी की महक, समंदर, ड्रैगन, मछली, उसके जहन में सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा था। ज़ैन ने उसे उस नंबर की लोकेशन भेजी थी जहाँ से उसे फ़ोन किया गया था। ज़ैन ने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की थी। फ़ोन में लोकेशन डालते हुए उसने रफ्तार तेज़ी कर दी थी। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं थी। उसे दूर से ही एक 7-Eleven का रोशन साइन नज़र आया तो गाड़ी उसने उसी स्टोर के सामने ले जाकर रोक दी थी। फ़ोन में फिर लोकेशन देखी तो वहीं की आ रही थी। वो सीट बेल्ट हटाकर तेज़ी से वहाँ से निकला था। वो भागते हुए उस स्टोर में दाखिल हो रहा था। तभी फ़ोन बजने पर उसने नज़रें जो ही स्क्रीन पर गई थी, वो सामने से आने वाले शख्स से बुरी तरह टकराया था। फ़ोन उसके हाथ से छूट गया था। माजरत, झुककर फ़ोन उठाते हुए उसने फ़ौरन माजरत की थी, लेकिन वह सियाह हुडी वाला शख्स कुछ कहे और सुने बिना ही तेज़ी से वहाँ से निकल गया था। ज़ैम की नज़रों ने उसका पीछा किया था। उसने हुड भी सर पर गिराई हुई थी। वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। सर झटकते हुए वो अंदर दाखिल हुआ जहाँ कुछ लोग पहले से ही खरीदारी कर रहे थे। उसकी गहरी नज़रें हर शख्स का मुशाहिदा कर रही थी, लेकिन कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिस पर वो शक जाहिर कर सकता। जहन में वही हुडी वाला शख्स आया। वो तेज़ी से दोबारा बाहर भागा था। रात की तारीकी का हर जगह डेरा था। वो नज़रें चारों ओर घुमाते हुए उसे तलाश कर रहा था। ऑनज़ाइम, अपने नाम की पुकार सुनकर वो बुरी तरह चौंका। पलट कर देखा तो ज़ांगवान खड़ा था, रेड टी शर्ट के साथ रेड कैप पहने। वो हाथों में कार्टन उठाए उसे देख रहा था। यकीनन उसे पहचान गया था। वो दोनों उस दिन एक दूसरे से मिले थे जब जरीर ने बटर कप में पना ली थी और बाद में ज़ईम ने ही उसे घर ड्रॉप किया था। तुम यहाँ खैरियत? उसके इस्तफसार पर ऑनज़ाइम ने मुड़कर एक निगाह फिर उस अतराफ में दौड़ाई थी, फिर सर झटकते हुए उसके जाने मुतवज्जा हुआ। एक सियाह हुडी वाला शख्स जो अभी इस स्टोर से निकला था। सियाह हुडी? उसने चौंक कर पूछा। वो मिस्टर ज़ैन थे, हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं। मिस्टर ज़ैन? ज़ईम ने आबरू उचकाकर पूछा था। क्या तुम उन्हें ढूंढ रहे थे? ज़ांगवान की बात सुनते हुए उसका दिमाग भी तेज़ी से चल रहा था। वो जिस शख्स से टकराया था उसका कद इतना लंबा नहीं था जितना जरीर ने हमलावर के बारे में बताया था। वो जिसामत में भी थोड़ा फरबा था। तुम्हारे स्टोर में कोई एनर्जी ड्रिंक है? उसने सपाट से अंदाज में पूछा। कुछ लम्हा बाद वो ग्लास वॉल के पास पड़े स्टूल पर बैठा हुआ था। बाहर देखते हुए वो कैन लबों से लगाए घोट घोट उसे अपने अंदर उंडेल रहा था। जहन में मुख्तलिफ सोचें गर्दिश कर रही थीं। उसने ज़ांगवान से कहा था कि उस स्टोर की CCTV फुटेज दिखाए। उसने पिछले 1 घंटे की हर कैमरे की फुटेज उसे दिखाई थी। सब नॉर्मल था। लोग वह मामूल के मुताबिक खरीदारी करके जा रहे थे। किसी शख्स पर भी शक का गुमान नहीं किया जा सकता था। खाली कैन को डस्टबिन में फेंककर उसने फ्रिज से कई सारे कैन निकाले, फिर उन्हें लिए काउंटर पर आ गया था बिल करवाने। वहाँ स्क्रीन के पास पड़ी हुई उसकी गहरी नीले रंग की पी कैप को देखकर वो चौंका। ये कैप? ज़ांगवान ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था। मेरी है। 2 दिन पहले मिस मनल और बासिल के साथ शीन लाइन मार्केट गया था तो वहाँ से खरीदी थी। ओह अच्छा, इनका बिल कर दो।
जब से ज़रीर ने उस हमलावर के बारे में बताया था, वो उससे मुतालिक छोटी छोटी चीज़ों में भी मुमासलत मिलने पर भी चौंक पड़ता था। बेहतर, किसी को ढूंढ रहे हो तुम? उसके इस्तफसार पर ज़ैम ने नफ़ी में सर हिलाया। ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया है। मैं तो एक खेल में फंस चुका हूँ जिसमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो मेरे सामने ही मौजूद है, बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ज़ांग वन ने जांचती निगाहों से उसके चेहरे के थकान को देखा था। खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो आंखें बंद कर लो। सॉरी। ज़ैम के चेहरे पर उलझन नमूदार हुई। बाज़ दफ़ा जिसे हम दुनिया की रंगीनी में ढूंढ रहे होते हैं वह सिर्फ तारीकी में नमूदार होते हैं। उसने सादा से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आंखें बंद करोगे तो अंधेरा दिखाई देगा और अंधेरे में वह सब दिखाई देगा जो तुम्हारी नज़रों से ओझल था। उसने खामोशी से उसकी बात सुनी थी और फिर समझने की कोशिश की। थैंक यू ज़ांग वन, ओन ने तशक्कुर से कहते हुए कैन से भरा हुआ शॉपर उससे ले लिया था। कॉन्फ्रेंस रूम में उस वक्त लोगों की आमदरफ्त जारी थी। तमाम अदाकारों के साथ चीफ के ने मीटिंग रखी हुई थी। वो मीटिंग हर चंद माह में की जाती थी। टांग पर टांग रखे, पीछे को टेक लगाए वो खामोश सा बैठा हुआ था, अपने फ़ोन पर मसरूफ़ था। बड़ी सी मेज़ के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों पर एक एक करके लोग आकर बैठ रहे थे। छत को छूती हुई खिड़कियों से सूरज की रोशनी छन छन कर आ रही थी। सफ़ेद दीवारों पर जा बजा अन प्रोजेक्ट्स के बड़े बड़े से पोस्टर्स और तस्वीर आवेज़ा थी जो उस एजेंसी के प्रोडक्शन में बने थे। सरबराही कुर्सी पर चीफ और बाकियों पर एजेंसी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स वगैरह बैठे हुए थे। वो गाहे बगाहे नज़रें उठाकर खामोशी से अतराफ में मौजूद चमचमाते चेहरों का जायज़ा ले रहा था। इस मुल्क के शहरियों में प्लास्टिक सर्जरी का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा था। नौजवान नस्ल को मस्नूई खूबसूरती का सहारा लेने का हद से ज़्यादा ऑब्सेशन हो चुका था। उसकी गैर इरादा सी निगाह उन दोनों पर पड़ी जो एक साथ वहाँ दाखिल हो रहे थे। एक पुरकशिश चेहरे वाली लड़की जो अपने साथ चलते लड़के की कोहनी थामे उससे बातों में मगन थी। मुख्तसर से सुर्ख रंग के लिबास के साथ सुर्खी चमकती हुई लिपस्टिक लगाए वो खूबसूरत लग रही थी। जिस तरह वो योशान की कोहनी थामे वहाँ दाखिल हुई थी और अब उसके बराबर वाली चेयर पर बैठी जिस तरह सरगोशियों में उससे बातें कर रही थी, वो बेतासुर निगाहों से उसे देख रहा था। योशान की जगह कभी ज़रीर कादिर हुआ करता था। वो हैरान था उसे किसी जलन या हसद का एहसास क्यों नहीं हो रहा था। उसे योशान और जूनी को एक साथ देखना बुरा भी नहीं लग रहा था। हालांकि जूनी उसके साथ एक ताल्लुक़ में रही थी, कई बार उससे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर चुकी थी, लेकिन ज़रीर ने उसके साथ अपना रिश्ता एक हद तक कायम रखा था। न कभी उस हद से उसने तजावुज़ किया था और न ही जूनी को करने दिया था। और योशान, वो इसे बिला वजह ही बुरा लगता था। ज़रीर ने उसके साथ एक प्रोजेक्ट में काम किया था, तब योशान एक जूनियर आर्टिस्ट था। एक वक्त में वो ज़रीर का फ़ैन हुआ करता था, उसके साथ सेल्फीज़ और ऑटोग्राफ भी लिया करता था। लेकिन जब से वो ज़रीर के मुकाबिल आया तब से उसके मिजाज में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क आया था। जैसे ही शोहरत की बुलंदियों को उसने छुआ, उसके अंदर गुरूर तकब्बुर ने भी सर उठाना शुरू कर दिया था। वो बिला वजह जूनी का मुआजना उस लड़की के साथ कर रहा था जो उसे कुछ अरसा पहले ही मिली थी, जिसके साथ जितनी भी मुलाकातें हुई थी वो सब इत्तफाकिया थी। पहला सरसरी सा टकराव जो 7-Eleven स्टोर में हुआ था, उसमें उन दोनों के चेहरों पर ही एक दूसरे के लिए नापसंदीदगी थी। दूसरी मुलाकात में जब ज़रीर कादिर ने ना चाहते हुए भी उसकी मदद करके उसे घर तक पहुंचाया था। तीसरी मुलाकात में जब उसने अपनी जान बचाने के लिए उसके कैफ़े की पनाह ली थी। तीसरी मुलाकात पिछली 2 मुलाकातों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि इस मुलाकात में उसने मनल जलील को एक अलग नज़रिए से और ज़ाविये से देखा था। वो उसे दिलचस्प लगी थी। उसकी बातें, उसका नागवार अंदाज, उसकी तंज़िया गुफ्तगू, वो सब एक गहरी छाप उसके वजूद पर छोड़ गया था। क्या तब से वो उसके जहन व दिल पर काबिज हुई थी? क्योंकि उसके बाद से तो ना चाहते हुए भी उसकी सोचों की परवाज़ की सिमत मुड़ जाती थी। बार बार उसकी बातें याद आती थी। उसके साथ गुजारा हुआ वक्त खुशगवार से लम्हों की तरह महसूस होता था। वो पिछले चंद दिनों से अपने अंदर होती इस तब्दीली को महसूस कर रहा था। उसे क्या होने लगा था? इतनी याद तो उसे कभी जूनी की भी नहीं आई थी। उसे लगता था वो जूनी को पसंद करता है, उसके लिए जज्बात रखता है, उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन जूनी ने जब उसके साथ ब्रेकअप किया उसे दुख हुआ था, लेकिन वो दुख 2 दिन में ही ख़त्म हो गया था। उसे बुरा नहीं लगा था, बल्कि वो खुद को पुरसुकून ही महसूस कर रहा था। तो क्या उसे जूनी से मोहब्बत नहीं थी? अगर मोहब्बत थी तो एक लम्हे में ख़त्म कैसे हो गई? जूनी के साथ गुजारा हुआ वक्त उसने कभी याद नहीं किया, ना ही उसके साथ गुजारे हुए लम्हात हवा के झोंके की तरह आकर उसे वैसे ही बेकल करते थे जैसे मनल जलील के साथ हुए मुलाकातें उसके जहन में किसी फिल्म की तरह चलती रहती थी। उसे वो दिन याद आया था जब चौथी मुलाकात में वो गर्दन झुकाकर उसे ज़मीन पर बैठे हुए देख रहा था
और वो बिल्ली का बच्चा गोद में उठाए गर्दन उठाकर मुस्कुराते हुए उसे बता रही थी कि बिल्लियाँ तो मासूम होती हैं, उनसे खौफजदा नहीं होना चाहिए। वो लम्हे भी याद आते थे जब उसे जख्मी देखकर वो घबरा उठी थी, और वो भी जब फूल लेकर हॉस्पिटल में उससे मिलने आई थी। उसकी तस्वीर खींच रही थी इस्तेकाक से। उसका फ़ोन और टैबलेट कब्जे में लिए उसके ऑफिशियल अकाउंट पर उसके फैंस के साथ जरीर बनकर बात कर रही थी। अपनी साबका गर्लफ्रेंड और अपने नापसंदीदा इंसान के साथ बैठे देखना भी उसे बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन मनल के मुंह से किसी और का तस्करा सुनना उसे गिरा क्यों गुजर रहा था। उसका कोराय की या दूसरे आर्टिस्ट की बातें करना भी उसे नाखुश कर दिया करता था। उसके फ़ोन पर लगा हुआ उस कोरियन सिंगर का वॉलपेपर भी उसे बुरा लगता था। उसके दिल में उथल पुथल सी हो रही थी, जैसे किसी नए जज्बे की कॉम्पल फूट पड़ने को बेताब हो। जिस एहसास से वो अनजान था, वो अपने महसूसात को समझ नहीं पा रहा था, उन्हें कोई नाम नहीं दे पा रहा था। बस एक बेचैनी और इस्तराब में अपने वजूद को डूबा हुआ महसूस करता था। ऊंचे घने दरख्तों में घिरे हुए श्यांगसान पार्क में ठंडी शाम उतर रही थी। परिंदों की चहचहाटने की आवाज़ कानों को भली लग रही थी। दरख्तों की लंबी शाखें हवाओं से अटकलियाँ करती झूम रही थीं, और एक दरख्त के नीचे लकड़ी की बेंच पर वो दोनों बैठे हुए थे। एक 22 साला चीनी लड़की जिसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट, कोई खुशी नहीं थी। वो खुद से भी नाराज़ लगती थी। ब्राउन लॉन्ग कोट पहने, बालों को ऊंची पौनी में बांधे, वो सीने पर बाजू लपेटे दूर खेलते बच्चों को देख रही थी। दरमियान में 2 कॉफ़ी के मग पड़े हुए थे और दूसरी तरफ बासिल बैठा हुआ था। ब्लैक पैंट पर चेक शर्ट पहने, ऐनक लगाए, वो नरमी से कुछ बोल रहा था। तुम्हें 2 महीने हो गए हैं, अभी तक तुमने कुछ नहीं लिखा। क्या फिर राइटर ब्लॉक का शिकार हो गई हो? ईमा ने उसके इस इस्तफसार पर नफ़ी में सर हिलाया था। अब कुछ लिखने का दिल नहीं करता बासिल। राइटर्स के लिए इस कैफियत से गुजरना आम है। दिन में कई बार राइटर्स ये महसूस करते हैं, मैं शायद लिखना छोड़ दूँ। यह भी हर राइटर्स दूसरे दिन सोचता है। मैं अब बेजार आ चुकी हूँ लिखने से। ये सब कैफियत नॉर्मल है। चंद लम्हों बाद, चंद घंटों बाद या चंद दिनों बाद खुद ही तुम इस कैफियत से निकल आओगी। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो बासिल। मुझ में लिखने की सलाहियत नहीं है। लोग मुझे पढ़ना पसंद नहीं करते। कभी कभी मुझे लगता है सब रेस में दौड़ रहे हैं और मैं एक जगह खड़ी हूँ। मुझे लिखते हुए कितने साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा नाम चंद लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। और नए नॉवेल्स आते हैं, नए राइटर्स आते हैं और लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। हर जगह उनकी बातें, हर जगह उनकी सताइश, सब उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। बेशक उन्होंने बेकार कहानियाँ ही क्यों न लिखी हो, लेकिन उन्हें ऐसे सराहा जाता है जैसे अदब का नाम रोशन कर दिया हो उन्होंने। उसका अंदाज बेतासुर था। ना नफ़रत थी, ना नाराज़गी, ना गुस्सा। सपाट सा अंदाज, उसके चेहरे और आँखें की तरह। सबके सफ़र और सबकी मंजिलें मुख्तलिफ होती हैं। कोई आते ही छा जाता है, कामयाबी के झंडे गाड़ देता है। उसके नाम के डंके सारे जहान में गूंजते हैं। शोर शराबा मचता है, लेकिन सिर्फ थोड़े अरसे के लिए। आहिस्ता आहिस्ता वो शोर मान पड़ जाता है, सब थम जाता है। उसके बरक्स कुछ लोग खामोशी से उभरते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, वक्त को समझते हैं। मुझे झूठी उम्मीदें मत दिलाओ, मैं कबूल कर चुकी हूँ, मेरी जगह कहीं नहीं है। मैं सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। उसका अंदाज शिकस्त खुर्दा था, जैसे वो हार तस्लीम करके बैठी हो। वो खामोश हो गया, एक गहरी सांस ली, नज़रें उठाकर दरख्तों को देखा। तुमने श्यांगसान के इन दरख्तों को देखा है? ये सब एक जैसे नहीं है। कोई सीधे हैं, कोई टेढ़े हैं, कुछ के पत्ते सब्ज हैं तो किसी के सर पड़ चुके हैं और झड़ने लगे हैं, लेकिन ये सब अपनी जगह खड़े हैं मजबूती से, हर तूफान का सामना करने के लिए। अगर तुम पहले से हार मान जाओगी तो खुद को पहचानोगी कैसे? मुझे लगता है जैसे मैंने चंद लफ्ज़ लिख डाले हैं और खुद को राइटर समझना शुरू कर दिया। वो जैसे खुद पर हंसी थी। राइटर कौन होता है? जो सोचता है, अपनी रातें काली करता है, नींद कुर्बान करता है, दुनिया से बेगाना होकर अपनी अलग दुनिया तख्लीक करता है, अपने दिन रात सोते जागते उन किरदारों के साथ गुजारता है। क्या उसे राइटर कहते हैं? ये सब तो मैंने भी किया है। इन किरदारों के साथ हंसी हूँ, इनके धोखे को महसूस किया है, उनके साथ बैठकर रोई हूँ। फिर मुझे अभी तक राइटर होने का एहसास क्यों नहीं मिला? लोग मुझे बताते ही नहीं कि मेरी गलतियाँ क्या हैं, मुझे अपनी तहरीर में क्या दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो बस ये कहते हैं कि एमा का नॉवल पढ़ने लायक ही नहीं है, मुझसे तो पढ़ा ही नहीं गया, मैंने तो अधूरा ही छोड़ दिया। ओ गॉड, कोई इतना बुरा कैसे लिख सकता है? उसे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता। उसे तो लिखना ही छोड़ देना चाहिए। उसकी क्रिंज नॉवल कौन पढ़ता है? तुम बताओ बासिल, जब कोई अपने बारे में ये बातें पढ़ेगा तो कैसे खुद को लिखने पर आमदा करेगा? उसकी छोटी छोटी सियाह आंखें उस वक्त शफाफ पानी से भरी हुई थी।
यही वक्त होता है लिखने का। मैं कहता हूँ यही सबसे बेहतरीन वक्त होता है, जब लोगों को आप पर यकीन नहीं होता, जब हर तरफ से धुतकार मिलती है, जब हर कोई आपको लूज़र कह रहा होता है। वो मजबूत लहजे में बोला, ये बेहतरीन वक्त होता है। ये बातें अना को हर्ट करती हैं, दिल तोड़ती हैं, मोरल डाउन करती हैं। वो नम शिकवा कुना निगाहों से जता कर बोली थी, प्यारी एमा, जब बात अना पर आ जाती है ना, तो लोग बेखौफ व खतरा बिना किसी हथियार के जंग के मैदान में भी कूद पड़ते हैं। अगर उनकी बातें तुम्हारी ईगो को हर्ट करती हैं तो मैं कहता हूँ तुम सुबह शाम उनकी बातें पढ़ा करो और खुद को ये यकीन दिलाकर कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब लोग तुम्हारी तारीफी पोस्ट लगा रहे होंगे, तुम्हारे इनबॉक्स में उनके मैसेजेस तुम्हारे एक रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम्हारी साइन कॉपी के लिए ये दीवाने हो रहे होंगे। इस वक्त को सोचकर खुद को चैलेंज दो कि तुमने उस मुकाम पर खुद को कैसे लेकर जाना है। आज जो तुम्हारा दिल दुखाता है, अगर कल को यही तुम्हारी किताबों की तारीफ कर रहे होंगे तो क्या तुम्हारी अना सरोशार नहीं होगी? वो खामोश बैठी हुई थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या बासिल सच कह रहा था? क्या वो वाकई एक बेहतरीन राइटर बन सकती थी? उसमें इतनी सलाहियत थी? तुमने बांस के दरख्त के बारे में सुना है कभी? एमा ने नफी में सिर हिलाया। बांस का बीज जब ज़मीन में बोया जाता है तो पहले 5 साल तक ज़मीन के नीचे ही दबा रहता है, ना कोई नपल, ना कोई आसार, कुछ नहीं। लोग समझते हैं वो मर गया है। उस नन्हे बीज में शायद वो सलाहियत ही नहीं थी कि वो एक तनावर दरख्त बन सकता, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ें फैला रहा होता है, ज़मीन की गहराई में, खामोशी से, मजबूती से। और 5 साल बाद वो 1 महीने में अचानक से इतना फिट ऊपर उग जाता है। तुम खुद को वही बांस का बीज समझो। लोग तुम्हें नहीं देख रहे, तुम्हारे बारे में नहीं जानते। तुम अपने आप को पहचानो, खुद को वक्त दो, इस बीज की तरह अपनी जड़ें फैलाओ, सब्र करो, मेहनत करो, फिर देखना एक दिन तुम भी इस बांस की तरह कुछ ही वक्त में लोगों के में ऐसे मकबूल हो जाओगी जैसे तुम चाहती हो। जानती हो, हमारी जनरेशन का मसला ही तो यही है, हम वक्त से पहले हार मान लेते हैं, मेहनत के बिना ही इसका फल चाहते हैं। मेरा हर दिन ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो तुम्हारी तरह बातें करते हैं, गिव अप करने की, सब कुछ छोड़ देने की। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने कितने साल मेहनत की है, तो वो कहते हैं साल, 3 साल, 8 महीने। मैं उन लोगों को फक्त एक ही बात कहता हूँ, अगर तुम 10 साल भी किसी चीज़ पर लगाते हो ना, तब भी ये मत कहना कि तुम इस पर अपने इतने साल लगाए हैं। जब एक दफ़ा दौड़ना शुरू कर दो तो पीछे मुड़कर बार बार मत देखो कि तुम कितनी दूर निकल आए हो, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए। बस भागते रहो जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच जाते। अगर रास्ते में रुकते रहोगे, दिल बर्दाश्त होते रहोगे कि अभी तक मंजिल नहीं आई, तो इस तक पहुँचने में तुम्हारा सिर्फ वक्त ही ज़ाया होगा। किसी की पूरी ज़िंदगी मेहनत करने में गुजर जाती है, तब कहीं जाकर उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलता है। और हम कहते हैं चंद साल हमने जो लगाए हैं वो बहुत हैं, हमें अब सिला चाहिए। लोग मेहनत करना नहीं चाहते, सिर्फ वायरल होना चाहते हैं। लेकिन वो लोग जो उसने हिचकिचाते हुए कुछ कहना चाहता, तो बासिल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए सहूलत से उसकी बात काटी थी। एमा, हर मौसम के फूल मुख्तलिफ होते हैं, वो अपने अपने वक्त पर खिलते हैं। तुम अभी तक खुद को ठीक से पहचान नहीं पाई। मैंने तुम्हारी कहानियाँ पढ़ी हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे लिखने का स्टाइल लोगों को पसंद नहीं आता, तो उसे चेंज करके देखो। अगर तुम्हें लगता है कि लोग दूसरे राइटर्स के मौजू को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस मौजू पर लिखो। हाँ, ताकि लोग कहें कि एमा तो दूसरे राइटर की कॉपी करके लिखती है, वो तो मुझे अच्छी राइटर कभी तस्लीम ही नहीं करेंगे। वो नाराज़गी से गोया हुई थी। मोहब्बत, तन्हाई, जुदाई, शिकस्त, नफ़रत, उम्मीद, इश्क, एक तरफा प्यार, हर मौजू पर लिखना जा चुका है, हर कहानी सुनाई जा चुकी है। लेकिन वो कहानी तुमने तो अभी सुनाई ही नहीं। इस मौजू पर तो एमा के स्टाइल में किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर तुम लिखोगी तो अपने अंदाज में लिखोगी, वो अंदाज जो आज से पहले किसी ने नहीं अपनाया, वो अंदाज जो सिर्फ एमा की खासियत है। वो मुस्कुराते हुए उस छोटी सी लड़की को देख रहा था जो छोटी छोटी बातों पर दिल बर्दाश्त होकर बासिल को मैसेज किया करती थी, चीफ एडिटर, मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ, मैं नहीं लिख सकती। वो बासिल से चंद साल छोटी थी। वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उसे ट्रीट किया करता था। अभी भी बासिल ने उसे फ़कत मैसेज या कॉल पर बात करने के बजाय उसे मिलने के लिए कहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह रहा हूँ, अपने साथ नाइंसाफ़ी मत करो। मैं नहीं चाहता कि चंद साल बाद तुम सोच कर पछतावा महसूस करो कि काश उस वक्त मेहनत कर ली होती। हारने वालों के नसीब में वो सबक लिखे होते हैं जिनसे जीतने वाले महरूम रह जाते हैं। अगर कभी हार भी जाओ तो ये मत समझना कि तुम्हें शिकस्त हो गई है। इसमें तुम्हें वो सबक मिलेगा जो तुम्हें अगली दफ़ा हारने नहीं देगा। मेरी बात समझ रही हो ना?
उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया, जब मेरी किताब पब्लिश होगी तो मैं इसके इंतजाम में तुम्हारा नाम लिखूंगी। मेरे लिए ये निहायत ही एजाज़ की बात होगी और मेरी खुशी दोबारा हो जाएगी अगर उस किताब पर मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ भी मिल जाए। वो शरारत भरी आजीज़ी से बोला तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उस पार्क में आते हुए उसका दिल जितना उदास और मुरझाया हुआ था, यहाँ से जाते हुए वो इतनी ही पुरअज़्म और पुरउम्मीद खुद को महसूस कर रही थी। हम सभी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स हो जो हमें वैसे समझ सके जैसे हम खुद को नहीं समझ पाते। ऐसे लोग जो हमारे साथ बैठकर सिर्फ हमें सुने, हमारी खामोशियों में छुपी हुई कहानियों को भी पहचान ले। हम नाकाम हैं, बेकार हैं, उदास हैं, जैसे भी हैं, लेकिन वो हमें कीमती समझें, अहम जाने, हमारी बुराइयों को नज़रअंदाज करके सिर्फ हमारी अच्छाइयों को याद रखें। लेकिन सब इतने खुशकिस्मत नहीं होते। हर किसी की ज़िंदगी में बासिल महमूद नहीं होता जो उन्हें संभाल सके, उनके दर्द कहे बिना ही जान सके। उन्हें अपना बासिल खुद बनना पड़ता है, खुद को खुद ही संभालना पड़ता है। जी, तो यहाँ होता है इस एपिसोड का एंड और स्टोरी अब अच्छी चल रही है। लव ट्रायंगल स्टार्ट हो गया है तो अब मनल पसंद करने लगी है जांगवान को, जो भी पिछले एपिसोड से स्टार्ट हो गया था लेकिन अब इसमें कंफर्म हो गया है। और अब ज़रीर भी पसंद करने लगा है मनल को। और बासिल की अभी कोई सीन नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी बातों से वाइब आती है कि वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है मनल में, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं किया है, मतलब हमारे सामने नहीं क्लियर किया है, पर वाइब तो आती ही है। तो अभी सबका ही वन साइडेड है, तो देखते हैं। और मुझे लगा था कि जब जांगवान ने राइट हैंड का नाम लिया था उस कैरेक्टर के, तो ये ज़ैम को कुछ नुकसान पहुंचाएगा या फिर कुछ गोली वगैरह जो मारी है ज़रीर को वो ज़ैम को लगेगी, लेकिन ये तो ज़रीर को ही लगी है। तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई है, तो शायद वो इन दोनों में अब मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेगा ज़रीर और ज़ैम में, जो उस कैरेक्टर के साथ हुआ था। फिर देखते हैं, अभी तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।